हाँ दर्पण जी। यस, यस, क्लाइंट जुड़ते क्लाइंट जाएंगे, जुड़ते हम जाएंगे, स्टार्ट हम करते स्टार्ट हैं। करते हैं। ओके। सो सो टुडे का जो टुडे जो सेशंस है सेशंस है वो वो HDFC HDFC म्यूचुअल फंड के म्यूचुअल फंड के द्वारा हमें द्वारा मिला हमें है। मिला है। वेल्थ वेल्थ क्रिएशन थ्रू क्रिएशन म्यूचुअल थ्रू फंड, म्यूचुअल फंड, ये आज ये का आज का टॉपिक है। टॉपिक है। और हमारे और साथ हमारे साथ है है चंद्रेश सर, चंद्रेश सर, चंद्रेश मिश्रा चंद्रेश सर। मिश्रा सर। लास्ट 15 लास्ट ईयर से 15 ये ईयर से म्यूचुअल ये फंड म्यूचुअल के फंड साथ के जुड़े साथ हुए जुड़े हैं। हुए हैं। तो तो आज हमें आज बहुत हमें ही बहुत ही यूजफुल यूजफुल नॉलेज मिलने नॉलेज वाला है मिलने वाला है रिगार्डिंग म्यूचुअल रिगार्डिंग फंड। म्यूचुअल फंड। हम हम म्यूचुअल फंड में तो म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टमेंट चाहते करना हैं, चाहते हैं, लेकिन लेकिन म्यूचुअल फंड म्यूचुअल के फंड के लास्ट में जो लास्ट ऐड में जो आता है, ऐड आता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मार्केट टू रिस्क, मार्केट रिस्क, उसके वजह से उसके हम वजह से हम कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टमेंट बहुत करना सा बहुत सा सोचना शुरू सोचना शुरू शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। तो तो यही यही डाउट भी हम डाउट भी हम ये सेशन ये में क्लियर सेशन में क्लियर करेंगे। करेंगे। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू मार्केट मार्केट रिस्क, लिस्ट, बट बट इट्स अ इट्स अ कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव रिस्क। लिस्ट। तो ओवर तो टू यू ओवर टू चंद्रेश यू सर, चंद्रेश सर, प्लीज। प्लीज। थैंक यू दर्पण जी। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। यस यस। ओके, तो आई एम कंटिन्यूइंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव में, जहां पे हम अवेयरनेस की बात करते हैं, जहां पे हम शुरुआत में इस प्रेजेंटेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा होगा कि कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट अवेयरनेस, जो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पहले हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, क्यों करना चाहिए, और क्यों वो सही है। हम म्यूचुअल फंड सही है का ऐड देखते हैं, तो म्यूचुअल फंड सही क्यों है वो भी हम इस प्रेजेंटेशन के तरह समझेंगे। और कहीं भी अगर आपकी डाउट हो तो आप अपने हैंड को रेस करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आप अनम्यूट करके अपने वॉइस आपकी सबकी मैंने एनेबल किया हुआ है, सो यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम। दर्पण जी, स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? हाँ, स्क्रीन हाँ, स्क्रीन विजिबल है, विजिबल है, लेकिन लेकिन एक दो एक मिनट दो पहले मिनट आवाज पहले नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रहा। हाँ राइट, क्योंकि कुछ थोड़ा सा कुछ डिस्कनेक्शन हुआ था, स्क्रीन भी चला गया था। ये एक मिनट। ओके। ओके ओके। सो वॉरेन बफेट ने एक काफी अच्छा कोट कहा है कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग एंड बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। राइट, तो ये हम नॉर्मली अपनी लाइफस्टाइल में नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले स्पेंडिंग करते हैं, जो बचा है उसके बाद हम उसको सेविंग में डालते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जो जरूरतें हैं आने वाले समय में वो बढ़ती जाएंगी, और वो जो जरूरतें बढ़ेंगी उसमें एक सबसे स्मार्ट विलन का किरदार होता है, जो है इन्फ्लेशन, जिसको हम समझेंगे कि वो इन्फ्लेशन करता क्या है हमारे पैसे के साथ। तो इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन आपके पैसे को धीरे धीरे खाता है। राइट, एक मॉन्स्टर या एक जैसे हम कहें कि एक ये दीमक होता है, दीमक जैसे से लकड़ी को धीरे धीरे खाती है और आपके फर्नीचर को कमजोर बना देती है, वैसे ही इन्फ्लेशन है जो आपके पैसे को कमजोर बना देती है, आपके पैसे की परचेसिंग पावर को कमजोर बना देती है। कैसे कमजोर बनाती है हम वो देखेंगे। आप अगर हम इस स्लाइड में देखें जहां पे हम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन आपके एक्सपेंस पे कैसे फर्क करती है, पहले हम एक्सपेंस पे समझेंगे, फिर हम इस पे समझेंगे कि हमारे सेविंग पे कैसे करती है। तो अगर आज मेरा जो एक्सपेंस है 30,000 का है मान लीजिए, और 30,000 का एक्सपेंस अगर मैं 5% की इन्फ्लेशन से इसको कंसीडर करूं कि ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर क्या होगा मेरा ये एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस 40,000 रुपए का हो जाता है। तो इन्फ्लेशन के कारण मेरी एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। राइट, और अगर हम 20 साल के में देखें तो यही एक्सपेंस 30,000 का से ज्यादा अगर हम कमा पा रहे हैं तो ही हम इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। राइट, अदरवाइज हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते और हमारे हाथ में रियल रेट ऑफ रिटर्न निगेटिव होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी सेविंग पे ये इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट डालता है। अगर हम सेविंग की बात करें तो ये इन्फ्लेशन, अगर हम आज 1 लाख रुपया सेव करते हैं तो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो 5% के इन्फ्लेशन के हिसाब से 5 ईयर्स बाद 80,000 हो जाती है, और 20 ईयर्स बाद वो 35,000 हो जाती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आज जो 1 लाख रुपए मेरे जेब में है या मेरे कबर्ड में मैंने रखा है, शेल्फ में रखा है, बहुत सारे लोग कैश रखते हैं घर में। राइट, या आपने एक एड देखा होगा, मेरे ख्याल से वॉइस क्लियर नहीं था, बट एक हमने कैंपेन रन किया है बर्नी से आजादी।
तो बरनी से आजादी हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो पैसे अपने बरनियों में रखते हैं, अपने डब्बे में रखते हैं, उसे डब्बे में या बरनी में ना रखें, उसे आप इन्वेस्ट करें। उससे आप भले ही आप बैंक में रखें तो आपको 3% तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बैंक में रखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, राइट। तो आप अपने पैसे को बरनी में, डब्बे में, घर में कैश या शेल्फ न रखें, उसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए लगाएं, क्योंकि वो 1 लाख रुपया 5 साल बाद 80,000 रुपए की ही वैल्यू रखेगा मार्केट में। जैसा मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको मिलूं कि जो पेट्रोल की प्राइस थी आज से 10 साल पहले, आज वो पेट्रोल की प्राइस नहीं है, राइट। आप 100 रुपए में उस समय शायद 1.25 लीटर पेट्रोल भरवा पाते थे, राइट, 1 लीटर से ऊपर भरवा ही पाते थे। आज आप 1 लीटर रुपए पेट्रोल नहीं भरवा पाएंगे, 1 लीटर से कम पेट्रोल ही आपके टंकी में आएगी, राइट। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पैसे की वैल्यू है उसको कौन कम कर रहा है, उसको इन्फ्लेशन कम कर रहा है। तो इन्फ्लेशन से हमारी लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है वो इन्फ्लेशन से है। हमें हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करना है अपने इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट में इन्फ्लेशन को हम कब बीट कर पाएंगे, जब हम इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सेविंग जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि सेविंग तो पहली शुरुआत है, पहली शुरुआत आपकी सेविंग होगी और सेविंग से आप इन्वेस्टिंग में आएंगे। तो अगर आपने सेविंग ही नहीं की है तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो इसलिए पहली शुरुआत होती है आपकी सेविंग से। सेविंग से आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, जहां पे आपका रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। आप इन मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जहां पे आप बेटर रिटर्न कमाना चाहेंगे। और बेटर रिटर्न क्यों कमाना है हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है। और बहुत बार आपने कहावत सुनी होगी कि भाई आप तो बहुत काम करते हो बट आप अपने पैसे को काम नहीं करते हो, राइट। तो हमें अपने पैसे को भी काम कराना है। पैसा तो हम कमा रहे हैं बट पैसा आराम कर रहा है। पैसा कहाँ आराम कर रहा है, सेविंग अकाउंट में आराम कर रहा है, हमारे घर के कैश में बैठ के बट में आराम कर रहा है। हमें उसे काम पे लगाना है, उसको रोलिंग करने के लिए डालना है। तो रोलिंग कब होगा, जब वो इकोनॉमी का पार्ट बनेगा, हमारी मार्केट का पार्ट बनेगा। जो कंपनीज है, जो सिस्टम्स है, उसके अंदर अगर वो उनको हेल्प करेगा तो वो हमें रोलिंग रिटर्न भी देगा। तो इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है हम आगे बात करेंगे हमारी चर्चा में। और हमें एक सबसे बड़ी बात समझनी पड़ेगी कि हमें एक सिंगल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमारा हमेशा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जो होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि यार मैं सिर्फ सैलराइड पर्सन हूँ, मेरी सैलरी एक इनकम है, या मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस एक इनकम है। कभी कभी आपने कोविड के समय पे देखा कि ऐसी इमरजेंसी आ गई थी जहां पर पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, सैलरी कट भी हो गई, बट उनके पास सेकेंडरी इनकम नहीं थी, राइट। जिन लोगों के पास सेकेंडरी इनकम थी उन्होंने उस अपने इन्वेस्टमेंट से अपना काम चला लिया। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है और हमेशा वो हमारे मुसीबत के वक्त पर काम आएगा। अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट की जो शुरुआत होती है वो एक गोल से होती है। अगर हम बात करें तो गोल्स में तो हमारा जो प्राइमरी गोल्स होता है किसी भी इंडिविजुअल का, पहले होता है कि अपना खुद का मकान, राइट। और खुद के मकान के बाद बच्चों की एजुकेशन, हमारे रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद घूमने जाते हैं, तीर्थ यात्रा और ये सब सारी चीजें करते हैं, पिलग्रिम्स में जाते हैं। बहुत सारे लोग आज से ही शुरू कर देते हैं, भाई कहते पता नहीं बुढ़ापे में बच्चे हमें सपोर्ट करें नहीं करें, तो हम आज से शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग अपने हॉलीडे डेस्टिनेशन की भी तैयारी करते हैं इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में। या कभी उनको लगता है कि भाई मुझे एक लग्जरियस कार बाय करनी है, या फैमिली को कहीं अच्छी टूर पे लेके जाना है हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए। तो ये सारे अलग अलग गोल्स होते हैं जिसके अंदर आप अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठेंगे तो आपको काफी एक अच्छा गाइडेंस देंगे। तो अपनी जो गोल है हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करिए, क्योंकि गोल के हिसाब से जो पीरियड होता है वो डिसाइड होता है। किसी को अगर रिटायरमेंट करना है तो वो तुरंत आज 3 साल या 5 साल में रिटायरमेंट नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर आज 45 या 40 की उम्र का है तो उसके पास 10 से 15 साल का समय है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होगा वहां पे हम इक्विटी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रख सकते हैं। इसी प्रकार जो रिस्क है उसको एनालिसिस करके एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट चूज करके आपको बताता है कि सर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आइदर वे ऑफ SIP या लमसम डिपेंडिंग ऑन योर फंड अवेलेबिलिटी। तो हमें समझना पड़ेगा कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग भी बहुत जरूरी है। अब इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज क्या है, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, जहां पे म्यूचुअल फंड है,
एक हमारा ऑप्शन क्या है म्यूचुअल फंड, हम ये समझेंगे आगे हमारी प्रेजेंटेशन में। गोल्ड, स्टॉक, बॉन्ड्स, बैंक डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, इसमें से सब जो चीजें मैंने आपको दिखाई है, इसमें किसी न किसी में आपका इन्वेस्टमेंट जरूर होगा, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि होता क्या है कि प्रॉपर्टी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि हर कोई करना चाहता है, गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हर कोई करना चाहता है। बाकी के जो 4 इन्वेस्टमेंट है माइट भी पॉसिबल नहीं हो किसी के पास, या किसी के पास तो मैंने देखा है बहुत बार, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनके पास इंश्योरेंस नहीं होता है। मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप इंश्योरेंस भी लीजिए, क्योंकि प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग में टर्म प्लान जैसा जो प्लान है, जिसको इनकम प्रोटेक्शन प्लान बोलते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए, राइट। बैंक डिपॉजिट भी करिए, मैंने कभी नहीं कहा किसी को कि आज बैंक में डिपॉजिट मत करिए, एफडी करिए, लेकिन एफडी का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 10 साल 5 साल का नहीं होना चाहिए। एफडी जो है आपकी शॉर्ट टर्म मनी है। आज मैं देख रहा हूँ लोग शॉर्ट टर्म मनी के लिए क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है, और पहली बात उसका कोई लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में नहीं है, और जिसका हमने बर्निंग फेजेस लास्ट 3 इयर्स में देख लिया। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म मनी जो है वहां पे हमें फिक्स रिटर्न चाहिए, तो वहां पे हमें बैंक एफडी से अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है। तो बैंक एफडी हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये जो दो है ये फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो किस तरह से हमें हेल्प करती है, जैसे हमने डिस्कस किया कि वो हमें इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए हेल्प करेगी, हमें एक सेकेंडरी इनकम प्रोवाइड करेगी, और ये धीरे धीरे जो है वैल्यू हमारी ग्रो करेगी, हमें कैपिटल अप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगी, और लो कॉस्ट में हमें एक बेटर वैल्यू देगी। तो ये भी हम एक डिस्कस करेंगे हमारी स्लाइड में कि कैसे क्यों एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कैसे अपने प्रोडक्ट्स में अच्छी रिटर्न्स दिए हैं, और कैसे लो कॉस्ट में हाई रिटर्न जनरेट किए हैं ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड, राइट। अब आपने ये थाली तो देखी होगी, आप सभी ये थाली खाते होंगे जब होटल में जाते होंगे। कभी भी थाली में आपको कोई सिर्फ रोटी सब्जी नहीं देता, राइट। आपको रोटी सब्जी, दाल चावल, पापड़, अचार सब कुछ मिलता है, दही सब कुछ मिलता है। तो इसी तरह से हमारे इन्वेस्टमेंट में भी होना चाहिए। हम सिर्फ इक्विटी से वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते, हमारा असेट अलोकेशन होना चाहिए, जिसमें हमारे पास अलग अलग असेट क्लास होने चाहिए। इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको आपके रिस्क के एपेटाइट के हिसाब से, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की पीरियड है उसके हिसाब से आपको गाइड करता है कि क्या असेट अलोकेशन होना चाहिए। अब असेट अलोकेशन में बेसिकली अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड दोनों ही सिचुएशन में विन विन करता है, क्योंकि 2 तरह के एसेट क्लास होते हैं, एक होता है ग्रोथ एसेट क्लास, एक होता है इनकम एसेट क्लास। तो ग्रोथ एसेट क्लास क्या होता है, जहां पर वैल्यू की एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होती है, इनकम मुझे बहुत कम आती है, मतलब मैं इनकम मेरी प्रायोरिटी नहीं होती, मेरी प्रायोरिटी है मेरी कैपिटल अप्रिसिएशन। तो इसमें अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी, गोल्ड, आर्ट कलेक्शन, इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे क्वालिफाई करते हैं। अगर हम बात करें इनकम जनरेटेड एसेट क्लास में, तो वहां पे बॉन्ड्स, एनएससी, केवीपी, किसान विकास पत्र आपने सुना ही होगा, पीपीएफ, बैंक डिपॉजिट, कॉमर्शियल डिपॉजिट, कंपनी के जो कॉमर्शियल पेपर्स आते हैं, सीडीज आते हैं, कंपनीज की डिपॉजिट आती है उसमें, जो एनबीएफसी कंपनीज के थ्रू मिलते हैं, और म्यूचुअल फंड्स। तो आपने देखा कि दोनों ही एसेट क्लास में म्यूचुअल फंड कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपको वो डाइवर्सिफिकेशन भी देता है, एसेट अलोकेशन भी देता है। तो अगर आप इन दोनों ही इनकम एसेट क्लास और ग्रोथ एसेट क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा जरिया है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर हम बात करें कि भाई म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड बेसिकली आप देखेंगे, मैं आपको इस चार्ट के तरह बताना चाहूंगा कि जैसे भी मान लीजिए यहाँ पे हम 27 इन्वेस्टर, 27 पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सारे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, और एक फंड मैनेजर है, ठीक है। उस फंड मैनेजर मतलब ये हो गया कि एक फंड हाउस है, जैसे हम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, राइट, हम एक फंड हाउस है, तो हमारे पास फंड मैनेजर्स होते हैं जो अलग अलग स्कीम्स मैनेज करते हैं, और उस स्कीम्स के अंदर जो पोर्टफोलियो होता है वो डिफरेंट सिक्योरिटीज में होता है। कभी जैसे मैंने बात की कि हमारा म्यूचुअल फंड इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेगा, डेट में भी करेगा, और गोल्ड में भी करेगा। अगर हमने उस तरह की स्कीम ली है तो उसके अंदर वो स्टॉक्स भी बाय करेगा, डेट के पेपर्स भी बाय करेगा, कंपनी के डिपॉजिट भी बाय करेगा, और गोल्ड भी बाय करेगा। तो उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके जो रिटर्न जनरेट होगा, एक बात यहाँ पे गौर करने की है कि यहाँ पे हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे। इंटरेस्ट मैंने जैसा शुरुआत में बताया था, इंटरेस्ट सिर्फ फिक्स्ड जो ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के, जो फिक्स्ड एवेन्यूज है वहां पे मिलता है, यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिलता है। प्रॉपर्टी में भी किसी को आज तक इंटरेस्ट मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है, वहां पे रिटर्न्स मिलता है। गोल्ड में किसी को इंटरेस्ट मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है, वहां पे रिटर्न्स मिलता है, क्योंकि प्राइस वेरी करती है। जिस भी
चीज की, कोई भी ऐसी जो चीज है जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई जो एवेन्यू है उसमें अगर हम बात करें, जहां पे जिसकी प्राइस जो है वो मार्केट के हिसाब से चेंज होती है, वहां पे हमें रिटर्न्स मिलता है, वहां पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। हेलो, हाँ दर्पण जी, सुने कंटिन्यू। तेजस, तेजस ऑडिबल है? यस सर, यस सर, ऑडिबल। ओके ओके, तो ये हम बात कर रहे थे कि हम रिटर्न्स जो है वो हमें म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो ये म्यूचुअल फंड का एक डायग्राम है जिसमें हम बेसिकली समझ पा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड करता कैसे, कैसे इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स जनरेट करता है और किस तरह से ये आगे जर्नी होगी, हम बात करेंगे इस पे। अब म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड में करना चाहिए? सबसे पहला एडवांटेज है कि लो कॉस्ट। आप 100 रुपए से म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, 100 रुपए से। 5,000 रुपया, 10,000 रुपया करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 100 रुपया भी है तो 100 रुपए से भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पोर्टफोलियो जो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, जो वेल क्वालिफाइड है, जिसके पास अच्छा मार्केट का एक्सपीरियंस है। और थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंसी। हमारी फैक्ट होती है, हमारी वेबसाइट पे हमारे पोर्टफोलियोज होते हैं। अगर आप देखेंगे कि जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसकी सिक्योरिटीज आपको जानना है कि किस स्टॉक्स में कौन से डेट के पेपर्स बाय किए हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है जहां पे आपको ये भी पता चलता है कि पोर्टफोलियो में हमने क्या लिया है और कितने वेटेज में लिया है, कि 100 रुपए में कौन सा स्टॉक, 100 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया है, या 100 रुपए की अगर मैं बात करूं एनएवी, अगर 100 कोई एनएवी है तो उसमें 100 रुपीज में उस स्टॉक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो वो भी आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। लिक्विडिटी सबसे अच्छी है। लिक्विडिटी अगर हम बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में T+2 की है और डेट में T+1 की है। तो अगर आज आपने सोमवार को, मंडे को पैसा अगर रिडीम किया तो आपके अकाउंट में पैसा वेडनेसडे को आ जाएगा। सो दिस इज द यूएसपी ऑफ म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी इतना और किसी एसेट क्लास में नहीं मिलता। अगर हम बात करें, अगर आज मान लीजिए आपने ज्वेलरी भी खरीदी है, ज्वेलरी आप जब जाते हैं ज्वेलर शॉप के पास, ज्वेलर्स के पास, वो क्या करता है, वो कहता है कि भैया इसमें तो मेकिंग चार्ज है, आपको उतनी लिक्विडिटी नहीं दे पाता। तो आप क्या करते हैं, 4 ज्वेलरी शॉप पे घूमते रहते हैं अपनी वैल्यू की असेट लेने के लिए, राइट? असेट की जो वैल्यू है उसको क्रिएट करने के लिए, जहां पे आपको सही प्राइस मिले। वैसा म्यूचुअल फंड में नहीं होता। वही अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, आपने लैंड बाय किया 10 लाख में, अब आप चाहते हो लैंड में 20 लाख में बेचो, बट लैंड में मार्केट रेट नहीं जा रहा है, 15 लाख का ही है, तो आप नहीं बेच सकते। तो वहां पे अगर बेच भी पाएंगे ना 15 लाख में, तो वो प्रोसेस 2 दिन में नहीं कवर होगा, तो महीने से 3 महीने भी लग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ये वेल रेगुलेटेड है सेबी के द्वारा। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया जो अपना ये रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का, वही म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट करता है। और कन्वीनियंट क्या है कि आप छोटे से एक स्मॉल अमाउंट से एसआईपी भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ लमसम कर सकते हैं। इसमें हमने मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको 2 तरीके के दिए हैं, वन टाइम और एसआईपी। तो एसआईपी क्या है उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, अगर हम पहली बात करें तो इक्विटी फंड्स बेसिकली वो होते हैं जो जहां पर हम इक्विटी जो शेयर मार्केट है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट? और इक्विटी फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि लॉन्ग टर्म हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रोथ चाहिए। और इस एसेट क्लास का सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज है कि इसमें जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म में बढ़ते हैं वहां पे आपकी वॉलेटिलिटी कम होती चली जाती है। तो वॉलेटिलिटी बेसिकली जो हम विचलन की बात कर रहे हैं कि मार्केट जब घटता बढ़ता है, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। वैसे लंबे समय में हम चले जाते हैं तो हमारे लिए वो निग्लिजिबल इंपैक्ट डालता है, राइट? अभी कौन कौन से तरीके के फंड्स हैं, अगर हम देखें तो इस तरीके के फंड्स है हमारे पास म्यूचुअल फंड में, जिसमें मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के फंड्स हैं। अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस तरीके के फंड्स को वो खरीद सकता है और अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। तो इक्विटी में हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके की ऑफरिंग्स होती है, लेकिन हर ऑफरिंग हर एक इन्वेस्टर के लिए सूट होती है या नहीं होती है, वह एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपने इन्वेस्टर के साथ जब बैठता है तो वह प्रॉपर तरीके से उसको गाइड कर पाता है। क्योंकि उसका जो समय है वो प्रोडक्ट के जो रोलिंग रिटर्न होती है, एक रोलिंग रिटर्न कॉन्सेप्ट है,
वो उसके साथ मैच करती है या नहीं करती है, वो हमें देखना पड़ता है। इक्विटी में एक और कैटेगरी है जहाँ पे आप टैक्स सेविंग ऑप्शन भी कर सकते हैं, जो हम इक्विटी फंड्स बेसिकली क्वालिफाई करता है वो, ये एक अलग कैटेगरी है, ELSS हम इसको बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जहाँ पे आपको इनकम का जो बेनिफिट है टैक्स का, वो 1,50,000 का मिलता है सेक्शन 80C में। और बेसिकली इसमें जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो इक्विटी में ही करते हैं, इसमें हम डेट और अदर चीजें नहीं लेते हैं, गोल्ड नहीं लेते, ये प्योरली 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो लॉक इन पीरियड कम से कम है, अगर हम कंपेयर टू करें अदर जो हमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सेक्शन 80C में, जहाँ पे 5 साल का मिनिमम लॉक इन है, यहाँ पे आपको 3 साल के लॉक इन पीरियड में भी ये ऑप्शन सेक्शन 80C में देता है। और इसकी जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी है अगर हम बात करें उसके। तो अब डेट होता क्या है, डेट बेसिकली क्या करता है कि हमारी जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है, कॉमर्शियल पेपर है, सीडीज है, या अलग अलग की जो बॉन्ड्स है, उसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है। जो गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स होती है उसे हम GSEC कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स आते हैं जिसको हम स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं, SDL, तो वो भी हम बाय करते हैं अपने पेपर्स में। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स ले रहे हैं, हम गवर्नमेंट के भी बॉन्ड ले रहे हैं। और मोस्ट ऑफ जो फंड्स होते हैं उनका GSEC जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स है, SDL है, इसमें अलोकेशन होता है, क्योंकि ये जो पेपर्स होते हैं वो सेफ होते हैं कंपेयर टू अदर पेपर से। तो बॉन्ड्स में भी जो अगर हम बात करें तो वहां पे भी वॉलेटिलिटी होती है डिपेंडिंग ऑन उनकी यील्ड के हिसाब से। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो डेट फंड की जो फंड्स की कैटेगरी है वो शुरुआत होती है ओवरनाइट फंड से, लिक्विड से। तो ओवरनाइट फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आप एक दिन का भी पैसा रखना चाहते हैं और उस पर इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है इन्वेस्टर्स करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं, उन्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो ओवरनाइट लिक्विड फंड प्रीफर कर सकते हैं और उनकी जो शॉर्ट टर्म नीड्स है उसको वो क्वालिफाई करके वहां पे एटलीस्ट कुछ कमा सकते हैं। तो आज के समय में अगर देखूं तो 5 से 6% का रिटर्न ओवरनाइट से लिक्विड फंड में आ रहा है। वही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन, डिपेंडिंग ऑन द, अपने आप देखेंगे यहाँ पे हमने उनके फंड्स के टेन्योर भी मेंशन किया कि किस से किस महीने के लिए आपको कौन सा फंड चूज करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने फंड्स को चूज करके उसमें अपनी हॉराइजन के हिसाब से, आपका जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हाइब्रिड स्कीम की हम बात करें तो अब हाइब्रिड मतलब ही आप समझ गए कि क्या होगा, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट बोथ होगा, राइट। ये सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा ऐसा नहीं होगा। तो इसमें जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं, इसमें हमने बेसिकली जो सेबी ने जो 7 कैटेगरीज बनाई है उसके हिसाब से असेट का अलोकेशन निर्धारित किया गया है कि भाई इसमें मिनिमम इक्विटी इतना होना चाहिए, मिनिमम डेट इतना होना चाहिए। जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, वहां पे हम बोलते हैं कि 75 मिनिमम डेट होना चाहिए और 10 to 25% आप इक्विटी में भी कर सकते हैं। तो वैसे ही बैलेंस एडवांटेज फंड है, हाइब्रिड इक्विटी फंड है, ये सारे फंड की जो रेशियोज है ये सेबी ने डिसाइड की है कि इतना इन्वेस्टमेंट मिनिमम होना चाहिए इस एसेट क्लास में। तो इसमें आपका जो एसेट एलोकेशन का जो पैरामीटर है वो प्री डिफाइंड है कि भाई 40 to 60% बैलेंस एडवांटेज अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेगा, उसके बाद 40 to 60% डेट इन्वेस्टमेंट भी ले सकता है। तो ये इसीलिए इसको डायनामिक बैलेंस फंड भी कहा जाता है। लेकिन जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं वहां पे मिनिमम 65% आपका इक्विटी में होता है और मैक्सिमम 80% जा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है हाइब्रिड फंड में आपको ऑफरिंग मिलती है म्यूचुअल फंड में। एक अलग कैटेगरी होती है जहां पे हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में 2 मेन सॉल्यूशंस है जहां पे हमको रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारा गोल होता है एक रिटायरमेंट का, और दूसरा एक चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज का, जो चाइल्ड के इन्वेस्टमेंट के लिए हम करते हैं। तो दोनों ही प्रोडक्ट में 5 इयर्स का लॉक इन होता है। रिटायरमेंट में ऑप्शन ये है कि आप 5 इयर्स का लॉक इन या रिटायरमेंट एज विच एवर इज अर्लियर, तो उस हिसाब से आपका लॉक इन निर्धारित होता है। मान लीजिए कोई 57 की उम्र का व्यक्ति है और वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके लिए लॉक इन 5 इयर्स का नहीं होगा, उसके लिए लॉक इन 3 इयर्स का होगा। वैसे ही चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड में अगर कोई 15 साल का बच्चे के नाम पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो बच्चा जो माइनर है वो 15 इयर्स का है, तो उसकी लॉक इन 5 साल की नहीं होगी, 3 साल की होगी। तो हमें समझना पड़ेगा कि 5 इयर्स का जो लॉक इन का क्राइटेरिया है वो एज पे निर्धारित है। चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड में वही चीज 5 इयर्स और टिल द चाइल्ड अटेन्स मेजोरिटी एज विच एवर इज अर्लियर, राइट। तो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेजोरिटी एज 18 की मानी गई है, तो 18 साल या 18 के पहले जो भी 5 साल है अगर कंप्लीशन हो जाता है तो वहां पे लॉक इन आपका फ्री हो जाता है। तो अभी अगर हम बात करें बेसिकली जो रिस्क के हिसाब से, तो ये इस तरह का मैट्रिक्स बनाया गया है जहां पे हम कहते हैं कि अगर आपको हाई रिस्क लेना है, और सिंपल सी एक बात आप समझिए कि दोस्तों
रिस्क और जो रिटर्न है ना, वो दोनों का एक चार्ट है, जैसे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि अगर आप हाई रिस्क लेते तो हाई रिटर्न की आपको पूरी की पूरी गुंजाइश करनी चाहिए, क्योंकि आप उस पैसे को इक्विटी में डाल रहे हैं, राइट। तो हाई रिस्क लेने पे अगर आप हाई रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो आपको पैसा इक्विटी में डालना है। मॉडरेट रिस्क ले रहे हैं तो जैसे हमने हाइब्रिड स्कीम की बात की, तो वहां पे मॉडरेट रिटर्न मिलेगा। लो टू मॉडरेट रिस्क ले रहे हैं तो लो टू मॉडरेट रिटर्न में आप डेट स्कीम्स कर सकते हैं, और आपको रिस्क लेना ही नहीं है, वेरी लो रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क है वहां पे लेकिन आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, तो उसमें आप लिक्विड स्कीम्स प्रेफर कर सकते हैं। जहां पे आज लिक्विड स्कीम्स का जो YTM है वो 5 से 6% के आसपास है, और पहले वो 3 से 4% के आसपास था। तो हम लिक्विड फंड्स को नॉर्मली सेविंग्स से कंपेयर करते हैं, या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं, वो कुछ कमाना चाहते हैं तो ये लिक्विड स्कीम्स में पैसा वो डाल सकते हैं, और ये काफी अच्छा एवेन्यू है। अगर हम रिस्क की बात करें तो डेट और इक्विटी में जो रिस्क है, ओवरनाइट फंड का जो रिस्क है सबसे कम है, लो रिस्क प्रोडक्ट है वो। अगर हम हाई रिस्क में बात करें तो डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, जो हमारा हाइब्रिड डेट फंड है, वो हाई रिस्क प्रोडक्ट में आ जाता है, क्योंकि वहां पे इक्विटी का भी कॉम्बिनेशन आ जाता है, जहां पे हम 10 to 25% इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये रिस्क रिटर्न चार्ट हमने बनाया है, जहां पे ये सारे फंड्स रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू उनकी कितनी रिस्क है वो हमने इसमें शो किया है। वैसे ही अगर हम इक्विटी प्रोडक्ट में बात करें तो हमारा इक्विटी सेविंग्स फंड है, जहां पे हम इक्विटी मिनिमम 15 to 40% रखते हैं। ये इसीलिए हमने इसको लो रिस्क में रखा है, क्योंकि इसमें इक्विटी का कंट्रीब्यूशन मिनिमम 15% भी जा सकता है और 40% भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हाई रिस्क कैटेगरी फंड है वो सेक्टोरियल फंड्स है, राइट। सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स जो होते हैं वो काफी हाई रिस्क होते हैं, और कभी कभी होता है कि हम अपने पोर्टफोलियो में हाई रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो हमें हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए इन फंड्स को भी ऐड करना चाहिए, राइट। अगर हम बात करें तो बेसिकली जो ये हम कह रहे थे कि हमारा जो पोर्टफोलियो होता है, जिसको हम फैक्ट शीट बोलते हैं, जहां पे हम इन्वेस्टर्स को पूरी डिटेल देते हैं कि भाई ये इन्वेस्टमेंट जो है हमारा इन्वेस्टमेंट हमने किया है, कि जैसे मान लीजिए अप्रैल मंथ की जो फैक्ट शीट हो अभी इस महीने में रिलीज होती है, मतलब करंट मंथ की फैक्ट शीट नेक्स्ट मंथ में आती है, जिसमें इन्वेस्टर किस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है, और कहाँ इसकी NAV कितनी रही थी, एवरेज रिटर्न क्या रहा है, फंड मैनेजर कौन मैनेज कर रहा है, उसके रिस्कोमीटर क्या है, ई स्टैटिक्स क्या है, पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशियो क्या है, अल्फा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सारी चीजें, उसकी फंड की एक्सपेंस कितनी है, सब कुछ वो हम फैक्ट शीट में पब्लिश करते हैं, राइट। तो ये फैक्ट शीट जो है एक तरह से स्कोर कार्ड है, राइट, मार्कशीट हम जिसको बोल सकते हैं हमारे फंड की। तो ये एवरी मंथ हम रिलीज करते हैं, राइट। अब बेसिकली म्यूचुअल फंड में हम देखें तो दो तरह के स्कीम में, हर एक स्कीम में ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन होता है। तो ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन में अगर हम बात करें तो डिविडेंड को अब हम IDCW बोलते हैं, हालांकि तो अब उसका नाम चेंज हो गया है। ग्रोथ ऑप्शन बेसिकली आपको कैपिटल अप्रिसिएशन देता है, और डिविडेंड ऑप्शन आपको कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ थोड़ा बहुत इनकम भी देता है, राइट। तो जो इन्वेस्टर की प्रायोरिटी की मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन कम इनकम चाहिए तो वो डिविडेंड में आ सकता है, तो जो कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए तो वो ग्रोथ में आ सकता है। तो ग्रोथ ऑप्शन में आपको कोई भी पीरियोडिक पेमेंट्स नहीं मिलते हैं, डिविडेंड ऑप्शन में आपको पीरियोडिक पेमेंट्स आते हैं डिपेंडिंग ऑन फंड की डिविडेंड की जो फ्रीक्वेंसी है, मंथली है, क्वार्टरली या ईयरली, उसके हिसाब से आपको डिविडेंड आता है। बट इसके अंदर आपको TDS भी कटता है डिविडेंड में, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। तो इसलिए टैक्स इफिशिएंट जो ऑप्शन है वो ग्रोथ ऑप्शन है। और अगर हम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में 4 तरह के मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एक तो लमसम हम जो करते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, या एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी हम करते हैं जब मार्केट गिरता है तो उसके अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अलावा हमारे पास सिस्टमेटिक में 2 और ऑप्शन है, जहां पे हम बात करते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, जिसको हम SIP कहते हैं, राइट। बहुत बार होता है कि मार्केट में लोग SIP और म्यूचुअल फंड को अलग तरीके से समझते हैं, राइट। बट SIP जो है म्यूचुअल फंड का एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एक जरिया है इन्वेस्ट करने का, वो कोई अलग तरीके का प्रोडक्ट नहीं है, राइट। ये एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इससे एक बेनिफिट क्या मिलती है कि आप एक लो अमाउंट से, एक स्मॉलर अमाउंट से अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान है, जहां पे आप एक फंड जो है, जैसे मान लीजिए लिक्विड फंड में आपने अपने पैसे को पार्क किया और आपने एक निर्धारित किया कि मुझे एक मल्टी कैप फंड में आना है, वहां से आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं जो अमाउंट और फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर गए। तो ये STP ऑप्शन भी म्यूचुअल फंड में होता है। इंटर स्कीम स्विचेस भी आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आज ये स्कीम अच्छी नहीं कर रही है और मुझे दूसरी स्कीम में जाना है, तो आपको इंटर स्कीम स्विचेस का भी ऑप्शन होता है।
तो एसआईपी होती क्या है बेसिकली? एसआईपी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक रेगुलर इंटरवल पे प्री डिफाइंड अमाउंट आप डिसाइड करते हैं, एक रिकरिंग डिपॉजिट जिस तरह से आप वर्क करते हैं बैंक में, वर्किंग इसकी वैसी है, लेकिन ये रिकरिंग डिपॉजिट नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं कि सर आरडी है वैसा ले लो, आरडी नहीं है ये आरडी की तरह काम करता है कि एक अमाउंट आप निर्धारित करते हैं और उसको मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं एक पीरियड के लिए, राइट? सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी है इसके अंदर, लेकिन बहुत बार लोग उसको गलत समझ लेते हैं कि जैसे आरडी होती है वैसे ये भी होता है। बहुत बार आप बैंक में जाएंगे तो लोग इस तरह से गाइड करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब अपने इन्वेस्टमेंट को करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये आरडी नहीं है, ये एक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह सिमिलर वर्किंग करता है, राइट? तो यहाँ पे इसकी एडवांटेज क्या है कंपेयर टू आरडी? पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट करेगा आपके डिफाइंड ऑब्जेक्टिव वाले फंड्स में, जहां पे आप मान लीजिए मल्टी कैप फंड लेते हैं या लार्ज कैप का कोई फंड लेते हैं, तो वो फंड में इन्वेस्ट करेगा, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल बढ़ जाता है, क्योंकि वो हाई रिस्क प्रोडक्ट है तो हाई रिटर्न भी देगा, राइट? और इसके अंदर आप एक स्मॉल अमाउंट से मंथली, या नॉर्मली हम एसआईपी की जब बात करते हैं हम सिर्फ मंथली की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे हम डेली भी एसआईपी कर सकते हैं। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है एसआईपी की वो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, ये सारी ऑप्शन अवेलेबल है। तो एसआईपी आपको डिसाइड करनी है कि आपको कैसे करनी है, डेली करनी है, मंथली करनी है और किस पीरियड के लिए करनी है। और एसआईपी जितने लंबे समय के लिए होती है ना वो ज्यादा अच्छा होता है। नॉर्मली होता है क्या है कि एसआईपी के अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का, वो वॉलेटाइल मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर हम इसको देखें इस चार्ट में, ये एक हमने चार्ट बनाया है जिसके अंदर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का एक बेनिफिट बताया है। 3 मार्केट के सिनेरियो लिए हमने, राइजिंग मार्केट, फॉलिंग मार्केट, वॉलेटाइल मार्केट। अब मैं एसआईपी की कॉस्ट अगर मैं देखूं, मैं 6 मंथ की एसआईपी का एग्जांपल ले रहा हूं इसके अंदर, तो एसआईपी की कॉस्ट अगर मैं देखूं तो वो मेरी 60,000 ही है, राइट? और राइजिंग मार्केट में क्या हो रहा है अगर हम बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि एनएवी बढ़ती जा रही है, बराबर? एनएवी यहाँ पे बढ़ती जा रही है और हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो यूनिट्स है वो मेरे पास 4,643 आ रहे हैं, बराबर है? 4,643 यूनिट्स आ रही हैं। और फॉलिंग मार्केट में अगर मैं देखूं तो एनएवी घटती जा रही है। यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर गिरते हुए मार्केट में मेरा एसआईपी चल रहा है तो मेरे पास यूनिट्स ज्यादा आएंगी। तो यहाँ पे 7,700 यूनिट्स आ रही है, राइट? और मेरी एनएवी का जो कॉस्ट हो रहा है टोटल वो 48 रुपीज एवरेज प्राइस हो रहा है, कंपेयर टू राइजिंग मार्केट से काफी कम है। अगर मैं वोलेटाइल मार्केट की बात करूं, जिस मार्केट में हम इस समय बैठे हैं, हमारा जो इंडियन मार्केट है इसमें वोलेटाइल मार्केट के अंदर है, जहां पे कभी भी उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन फिर से मार्केट अपने एक रेंज में आ जा रहा है। जैसे हमने देखा पिछले 1 साल 2 साल पहले से मार्केट 50 टू 60 के 2000 के रेंज में ही ट्रेंड कर रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी में भी जहां पे एनएवी 10 रुपए जाके 11 से फिर से वापस 13 से फिर 11 पे आ रही है, तो इस मार्केट में भी हमारी जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है वो अच्छी वर्क करती है कंपेयर टू राइजिंग मार्केट में। तो एसआईपी जो है ये तीनों मार्केट में हेल्प आपको करती है। तो मार्केट का जो सिचुएशन है कि मैं बोलूं मैं राइजिंग मार्केट में एसआईपी नहीं करके सिर्फ फॉलिंग में करूंगा, वोलेटाइल में करूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, जिसमें मुझे मार्केट का जो पूरा बेनिफिट है वो मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है एसआईपी में, आप समय जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम देखें यहाँ पे एसआईपी की स्टार्टिंग एज, अगर कोई व्यक्ति 25 साल से एसआईपी करता है, 1000 की एसआईपी की मैंने इलस्ट्रेशन ली है यहाँ पे, 8% का एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखा है, तो उसके पास 35 ईयर्स पड़े, तो 35 ईयर्स में जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 4,20,000 है और उसकी वैल्यू 23 लाख हो जाती है। इसी में मैं अगर इसको 1000 की जगह 10,000 लूंगा तो ये अमाउंट और बढ़ जाएगी, जो 2,30 लाख हो जाएगी, राइट? और ये 42 लाख इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से 35 ईयर्स का अगर हम देखेंगे तो आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, स्लाइड में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप जितना डिले इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, 30 ईयर्स का जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी कॉस्ट भी कम हो गई, उसकी वैल्यू भी कम हो गई उसी कारण से। 40 ईयर्स वाले व्यक्ति की 2,40,000 की कॉस्ट है तो 5,92,000 की ही वैल्यू उसने बना पाई है। जैसे जैसे आपका समय आप कम देते हैं मार्केट के अंदर, वैल्यू भी उतना कम बनता है, राइट? ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है डिविडेंड, जो आईडीसीडब्ल्यू टैक्सेबल हो चुका है, वहां पे टीडीएस कटता है। तो एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक होता है हमारे म्यूचुअल फंड्स में, जहां पे आप अगर फिक्स इनकम अमाउंट का एक कैश फ्लो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे कैश फ्लो, फिक्स कैश फ्लो आता रहे,
तो आपको अमाउंट डिसाइड करके म्यूचुअल फंड स्कीम से विड्रॉल ले सकते हैं। एक तरह का ये सिस्टमेटिक रिडम्पशन हम इसको बोल सकते हैं, जहां पे मैं सिस्टमेटिक विड्रॉल ले रहा हूँ, राइट। तो ये बेसिक था म्यूचुअल फंड के बारे में। मैं अभी आपको जो है दूसरी जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर करता हूँ, जहां पे हम बात करेंगे कि हमने जो वेल्थ क्रिएशन किया है वो कैसे किया है। ये चार्ट सबको विजिबल है तेजस? दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये जो चार्ट है, जूम कर लीजिए ना, थोड़ा जूम कीजिए। यार मैंने इसको फुल स्क्रीन तो किया है इसके अंदर से ज्यादा। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, थोड़ी आपको मेहनत लगानी पड़ेगी। आप देखो जूम करके। चलेगा सर, चलेगा, जूम कर हो रहा है। तो हमने इसके अंदर क्या बात की है कि भाई जो मार्केट है उसके अंदर पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एज ए इन्वेस्टर में बहुत बार खो देते हैं। जब मार्केट के अंदर जब फॉलिंग मार्केट होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और मार्केट के साथ नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1979 से, जब मार्केट जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है जिसके अंदर 30 स्टॉक्स है, लार्ज कंपनीज है, उस कंपनी का मैंने बेस लेवल लिया है जो 79 में 100 था, राइट। और हालांकि इसमें मार्च 22 का मैंने लिया है, इवन मार्च 23 में भी मार्केट 58,000 के आसपास ही था। सबसे बड़ी बात आपको ये देखने मिलेगी कि मार्केट जो है वो 100 से 58,569 हो गया, मतलब कितने टाइम्स ग्रो कर गया? मोर देन 580 टाइम्स, राइट। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट, जहां पे हमें समझना पड़ेगा कि हम जैसे जैसे समय देते हैं हमारा वेल्थ क्रिएशन ऑटोमेटिकली होता है। और अगर हम 10 इयर्स की बात करें, अगर आप 1979 से 1989 देखें तो मार्केट अपने 3-fold 5-fold रिटर्न में आ जाता है। वही हम 89 से अगर 99 देखें तो 700 का मार्केट 3700 का हो गया। 99 से 2009 देखें तो वही 3000 का मार्केट 9000 हो गया। 2009 टू 2019 देखें तो 9000 का मार्केट आपका 38,000 हो गया, राइट। सो मार्केट में 4 to 7 टाइम्स या 4 to 5 टाइम्स का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो हर डेकेड में देखने को मिला है। तो अगर मैं 2019 के मार्केट को 38,000 से कंपेयर करता हूं और अगर मैं 2029 में देखूं तो ऑटोमेटिकली मैं कहीं ना कहीं अराउंड 75-76,000 के मार्केट लेवल पे मुझे होना चाहिए, राइट, अगर मैं हिस्टोरिकल रिटर्न के हिसाब से चेक करूं। तो मार्केट में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बने रहते हैं तो मार्केट को आप शॉर्ट टर्म में बिल्कुल मत प्रेडिक्ट करिए, बिकॉज नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। लॉन्ग टर्म में मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए हम एक उम्मीद कर सकते हैं। और मैं आपको एक अगली स्लाइड दिखाऊंगा ऐसी प्रेजेंटेशन की, जहां पे हमने बात की है डेकेडल ग्रोथ की, राइट। तो हर एक डेकेडल ग्रोथ में किस तरह से हमारी इकोनॉमी को मार्केट फॉलो करता है या उसका मैचिंग रिटर्न देता है। अब ये जो हमने आपको रिटर्न्स यहाँ दिखाए हैं ये रोलिंग रिटर्न्स है। रोलिंग रिटर्न्स होता क्या है? 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब 1979 में 100 का जो इंडेक्स था और जब वो मार्च 2080 में वो इंडेक्स हो गया 129, वो 29% का रिटर्न डिलीवर किया, राइट। सो इस तरह से अगर मैं देखूं तो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट एवरी ईयर का जो रिटर्न मैंने इसमें शो किया है रोलिंग रिटर्न, उसमें ये टोटल 43 ईयर्स हो गए और इस साल को अगर मैं जोड़ू तो 44 ईयर्स हो गए। तो इन सारे 43 ईयर्स में 29 टाइम्स मार्केट पॉजिटिव था, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिटर्न वाज आउट ऑफ 43 इट वाज 29। और अगर मैं वही बात करूं 3 साल में तो ये प्रोबेबिलिटी और स्ट्रांग होती चली जा रही है। 41 टाइम्स में 34, मतलब सिर्फ 7 टाइम्स मार्केट नेगेटिव रहा। फर्स्ट वाली स्लाइड में कितना रहा? 14 टाइम्स। थर्ड वाली स्लाइड में कितना हो गया? 7 टाइम्स। अगर हम बात करें 5 साल की, 5 साल में 39 टाइम्स, 39 टाइम्स आपका मार्केट में स्पेंडिंग हुआ टाइम, उसमें 36 टाइम्स मार्केट पॉजिटिव रहा है, सिर्फ 3 टाइम्स नेगेटिव रहा है।
जो रेड आप देख रहे हैं रिटर्न, ये सारे नेगेटिव है, वो सारे ईयर्स। आप पूछेंगे मुझसे तो आप अगर काउंट कर लीजिए, जो रेड रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं वो 3 ऐसे साल थे जहां पे मार्केट निगेटिव रहा है 5 ईयर्स के पीरियड में भी। जैसे मैं 10 साल के पीरियड में आता हूं तो वो प्रोबेबिलिटी मेरी कम हो जाती है। वो मार्केट सिर्फ एक बार सन 2002 में निगेटिव रहा है, बाकी सारे ही ईयर्स में 10 ईयर्स के पीरियड में मार्केट पॉजिटिव रहा है। मतलब 34 आउट ऑफ 33 टाइम्स मार्केट पॉजिटिव रहा है। 15 ईयर्स में वो प्रोबेबिलिटी निग्लिजिबल हो जाती है, नील हो जाती है। आउट ऑफ 29 वो मार्केट पॉजिटिव रहा है। सेम 20 ईयर्स में भी आउट ऑफ 24 ईयर्स मार्केट 24 टाइम्स पॉजिटिव रहा है। तो ये 24 ईयर्स नहीं है, 24 ऑब्जर्वेशंस है। मतलब ये 20 साल का जो ऑब्जर्वेशन 20 ईयर्स का है निकाला मैंने, तो 24 ऑब्जर्वेशन है। ये सारे नीचे जो येलो में लिखे हैं ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, कितने ऑब्जर्वेशन बंधे हैं 5 साल के हिसाब से, 15 साल के हिसाब से, 20 साल के हिसाब से, वो हमने इसमें लिया है। तो क्लियर मैसेज क्या बोलता है कि इक्विटी जब हम शॉर्ट टर्म में आते हैं ना तो वहां पे वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है, तो हमें इक्विटी को हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोचना चाहिए। हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इक्विटी का लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और इस रोलिंग स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि जो रिस्क है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जैसे जैसे पीरियोडिक बढ़ता जा रहा है आपका रिटर्न। आपकी जो पीरियड्स है इन्वेस्टमेंट के 5 साल, 10 साल, 15 साल में जब हम जाए तो वहां पे रिस्क आपकी कम होती जा रही है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है ना वो आपको लॉन्ग टर्म में ही दिखेगा। जैसे जैसे पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे उसका इफेक्ट काफी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। और जो जीडीपी की ग्रोथ है, जो हमारी इकोनॉमी की जीडीपी उसकी जो ग्रोथ है, वो उसका जो रिटर्न है, वो दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं बेसिकली। वो हम देख सकते हैं इस स्लाइड में कैसे कोरिलेट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी की हम जब बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, आपकी जो जीडीपी है, राइट, आपकी जो एनुअल जीडीपी है प्लस इन्फ्लेशन, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपकी नॉमिनल जीडीपी आती है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगर आप हम देखें तो लास्ट 43 ईयर्स में वो 14% के आसपास रही है, राइट। 14% की जो है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रही है। अगर मैं इसको हर डेकेड्स में भी देखूं तो 15, 16, 13, तो इस तरह से ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रही है। और हमारे जो मार्केट है उसने इस पीरियड में 15% का रिटर्न दिया है इस 43 ईयर्स में। तो 15% का रिटर्न जो है अगर आप देखेंगे तो मैचिंग रिटर्न है, 14 के आसपास कोरिलेट कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब लॉन्ग टर्म में हम बात करते हैं तो अगर आप हमेशा जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक स्टोरी हमेशा ध्यान रखिए, इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडिया की जो डेवलपमेंटल स्टोरी है, राइट, उसमें अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, समय दे रहे हैं, तो आपका रिटर्न प्रीफिक्स डिसाइडेड है। आपको अगर आज आपका नॉमिनल जीडीपी पता है कि क्या है, आप वो अपना 10 ईयर्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न ले सकते हैं। हम बहुत बार बोलते हैं कि गारंटी रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। म्यूचुअल फंड पहली बात कोई गारंटी नहीं देता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये बहुत बार देखकर लोग डर जाते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर इसको देखकर आप डर जाते हैं तो आपको तो बिल्कुल फ्लाइट की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे जब आप फ्लाइट में घुसते हैं, जो बैठते हैं अपनी सीट पे, तो फ्लाइट अटेंडेंट आकर के आपको सारी रिस्क बताती है, और अगर कुछ हुआ इमरजेंसी के समय पे क्या करना है सब कुछ बताता है। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड भी वो डिस्क्लेमर दे रहा है आपको कि ये मार्केट जो है वो रिस्क ओरिएंटेड है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट में कोई गारंटी, कोई अगर आपको गुमराह कर रहा है इसमें गारंटी है, तो वो आपको गुमराह आप मत होइए, इसलिए आपको ये चीजें लिखी जाती है। ठीक है, आपके अवेयरनेस के लिए, ये आपको डराने के लिए नहीं लिखी जाती, आपके अवेयरनेस के लिए लिखी जाती है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप ये समझिए कि मार्केट में तो रिस्क रहेगा, आप गोल्ड भी बाय करेंगे, रियल एस्टेट भी बाय करेंगे, रियल एस्टेट बहुत सारे पीरियड में स्टेगनेंट रहा है, तो रिस्क मार्केट में होता ही है। और मार्केट में वही चीजें रहती हैं जिनकी प्राइस वेरी करती है। तो इसलिए आप इस चीज से मत डरिए, आपको एक ही चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे इन्फ्लेशन से फाइट करना है। मेरी जो फाइट है वो इन्फ्लेशन से है, राइट। तो अगर हम सेकंड चार्ट में देखें, इन्फ्लेशन कितना है, 7.66, राइट। ये लास्ट 43 इयर्स का इन्फ्लेशन है। 1979 से 2022 का एवरेज इन्फ्लेशन हमने जो मेंशन किया है वो है 7.66, एंड दिस आर द रियलिस्टिक डेटा। नीचे हमने सारी चीजें सोर्स मेंशन की है, राइट। आरबीआई का जो डेटा है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो डेटा है, ये सारी चीजें हमने मेंशन की, कोई हमने हाइपोथेटिकल फिगर नहीं लिया यहाँ पे, राइट। वही अगर हम बैंक एफडी की बात करें, इसी पीरियड में बैंक एफडी 8.17 का इंटरेस्ट दिया हुआ है, एवरेज इंटरेस्ट ये रहा है। और गोल्ड का जो रिटर्न रहा है वो 8.74 रहा है।
और वही इक्विटी का रिटर्न 15.31 रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे एक 3 पिक्चर मैंने दिखाई आपको, बैंक एफडी की, गोल्ड की और इक्विटी की। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आज आपकी जेब में कितना रुपया बचा है, तो अगर हम एफडी की बात करें तो आज मेरे जेब में सिर्फ 1 रुपया बचा है, 1 रुपये से भी कम रुपया बचा है, राइट। और अगर उस टैक्स लगा दूं वो तो 0.2 रुपया ही बचा है, और इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं बैंक एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ, बैंक एफडी में इन्वेस्ट करिए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि आपके पास जो आपका रिटर्न वो नेगेटिव हो सकता है। रियल रिटर्न जो हम बात करते हैं आफ्टर इन्फ्लेशन आफ्टर टैक्स, वो नेगेटिव जा सकता है। गोल्ड में हम बात करें, गोल्ड में वही 1 रुपया आपके पास बचता है, नेट 1 रुपया एंड अबव बचता है आफ्टर टैक्स, तो भी वो 0.5 का रिटर्न आपको दे रहा है। लेकिन हम अगर इक्विटी की बात करें 15 - 7, आपके पास 8 रुपए बचते हैं। तो आप अगर किसी ने इस मार्केट का बेनिफिट उठाया होगा, किसी ने इस मार्केट में 43 ईयर्स इन्वेस्टेड रहा होगा, आज उसको लोन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज उसके पास कैश फ्लो है, आज उसके पास 8 रुपए उसकी जेब में है। आफ्टर इन्फ्लेशन जो परचेसिंग पावर इरोड होगी 7% से, उसके बाद भी उसके पास 8 रुपए उसकी जेब में है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इक्विटी में जो है मैक्सिमम जो मेरा अर्निंग इक्विटी मुझे दे रही है। तो ऐसा इसका मतलब नहीं कि मुझे पूरा इक्विटी में इन्वेस्ट कर देना है, मुझे डाइवर्सिफिकेशन रखना है, मुझे इक्विटी में भी पार्ट करना है, गोल्ड में भी करना है, बैंक एफडी में भी करना है। तो इस एसेट एलोकेशन का जैसा हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड के अंदर मिलता है। ग्रोथ और वैल्यू दोनों एसेट क्लास में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ये बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं आपको हमारी वेल्थ क्रिएशन जर्नी की बात करूं, तो बहुत बार होता है कि हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते तो हैं बट हम दिखा नहीं पाते हैं। मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं अभी। तो उसमें हमारा एक HDFC फ्लैक्सी कैप फंड है जिसकी SIP जर्नी हमने शेयर की है। तो ये SIP जर्नी है HDFC फ्लैक्सी कैप फंड की। तो बेसिकली पहले तेजस एक आपको व्यू हो रहा है, ये दर्पण जी क्लियर है? थोड़ा ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, थोड़ा जूम करो। हाँ, मैंने इसमें फुल स्क्रीन किया है बट आप लोगों को थोड़ा सा मेरे ख्याल से जूम करना पड़ेगा। मैं इसमें जूम का ऑप्शन मुझे नहीं आ रहा है, मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है, मैंने व्यू करके यहाँ पे फुल स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है। तो बेसिकली SIP मंत्रा जो हम बोलते हैं, अगर हम नॉर्मली जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही सिंपल मंत्र है कि आपको जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, राइट। और हमेशा निरंतर इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, और मार्केट कैसा भी हो आपको स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए, राइट। तो स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड स्टे इन्वेस्टेड, राइट। तो ये आपको वेल्थ क्रिएशन बना के देगा, और कैसे देगा इसका इलस्ट्रेशन भी हमने आपको देखा है। और बहुत बार होता है कि मार्केट में हमने देखा है कि SIP जो है ना, लोग मार्केट कंडीशन के हिसाब से बढ़ा देते हैं और कभी कभी घटा भी देते हैं। तो जब मार्केट बहुत अच्छा रहता है, जब अच्छे रिटर्न दिखते हैं मार्केट में, पास्ट परफॉर्मेंस, तो लोग बढ़ा देते हैं रिटर्न को, वही मेरी 5,000 की SIP को 10,000 की कर दो। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, क्या कहते हैं, यार 5,000 की SIP है ना यार, वो शायद थोड़ा बंद कर दो, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम कुछ आती नहीं है, कभी कभी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो मार्केट के डर के कारण बंद करते हैं। जब एडवाइजर बहुत समझाता है, बहुत मेहनत करता है, तो क्या कहते हैं, चलो ठीक काम, और 5,000 को 2,000 कर दो। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। कैसे करते हैं आप आइए देखते हैं इस स्लाइड में। ये हमारा HDFC फ्लैक्सी कैप फंड 95 का फंड है। 1 जनवरी 95 को ये फंड इंसेप्शन हुआ था, ये फंड की शुरुआत हुई थी। और मैंने इसमें एग्जांपल लिया है कि 10,000 की अगर किसी व्यक्ति ने SIP की होती, आप 10,000 को 1,000 कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन हम देखना चाहेंगे तो आप अमाउंट से मत डरिएगा कि 10,000 इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1,000 की SIP भी कर सकते हैं। बहुत बार हम जब स्लाइड समझाते हैं तो इन्वेस्ट करने लगते हैं, यार ये 10,000 तो मैं नहीं कर सकता। नहीं सर, आप ये 10,000 मत करिए, आप जितना कर सकते हो उतना करिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वेल्थ क्रिएशन के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड से हम ये दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस स्लाइड में हमने सारे मार्केट के अंदर जो ट्रबल्स आए हैं, जो की इवेंट्स आए हैं, जहां पे आप इसको पैनिक बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो 95 में किसी व्यक्ति ने 10,000 की SIP शुरू की थी, तो उसकी आज जो जर्नी है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम पहले जो शुरू के 3 साल हैं, 95, 96, 97, इस पे गौर करेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट 3 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फंड के लिए। आज भी अगर आप शुरू कर रहे हैं कोई भी फंड में, आप चाहे न्यू फंड ऑफर करिए चाहे एग्जिस्टिंग फंड लीजिए, शुरू के 3 साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं
क्योंकि वो 3 साल, अगले 3 साल को डिसाइड करते हैं कि मुझे इन्वेस्टेड रहना है नहीं रहना है, क्योंकि इन्वेस्टर वही गलतियां करते हैं। 3 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको लगता है नहीं ये तो मैंने गलत फंड में इन्वेस्ट कर दिया, चलो दूसरे फंड में जाते हैं। लेन चेंजिंग कभी भी आपको वेल्थ क्रिएशन करके नहीं देगा, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज STP, साउंड इन्वेस्टमेंट विद द टाइम एंड पेशेंस। ये बहुत जरूरी है, लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो हमें आज डिसाइड करना पड़ेगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर आज से 30 ईयर्स बाद, 20 ईयर्स बाद मैं चाहता हूं कि मेरे पास 12 करोड़ 10 करोड़ रुपया हो, तो मुझे इस तरह का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं 10,000 का जो एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, अब हम आ जाते हैं अपने स्लाइड पे। 95, 96, 97 आप देखिएगा कॉस्ट, जो फर्स्ट कॉलम है वो ईयर्स मेंशन कर रही है, राइट। सेकेंड कॉलम आपका क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, आप जो SIP कर रहे हैं हर वर्ष हर साल, उसका कॉस्ट कितना है, एवरी ईयर कॉस्ट, ठीक है। थर्ड स्लाइड आपको, थर्ड कॉलम आपको मेंशन कर रहा है कि आपका जो यूनिट्स कितना आया उसके अंदर, ठीक है। सो यूनिट्स हम सेकेंडरी बात करेंगे, हमने इसमें मेंशन करने के लिए आपको मेंशन किया, बट यूनिट्स इज नॉट की ऑब्जर्वेशन। की ऑब्जर्वेशन आपका है कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू स्कीम की क्या रही है, राइट। और जो हमने फिफ्थ कॉलम मेंशन किया वो बेंचमार्क की वैल्यू मेंशन की, क्योंकि मान लीजिए आपने निफ्टी 500 जो हमारा बेंचमार्क है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किसी ने कर दिया, बहुत बार लोग बोलते हैं कि पैसिव इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी होती है, एक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं अच्छी होती, एक्टिव इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट के पीछे वो भागते हैं पैसिव में। मैं सब कुछ आपको यही भी दिखा रहा हूँ इसी स्लाइड में। ये निफ्टी 500 इंडेक्स का रिटर्न है, राइट, 95 से लेके अभी तक का। तो यहाँ पे मैंने फिफ्थ कॉलम में निफ्टी 500 इंडेक्स की वैल्यू बताई है, कॉस्ट मेरा सेम है जो मेरे फंड के अंदर है। और सिक्स्थ कॉलम में मैंने बताया कि उस पीरियड में क्या परसेंटेज ऑफ गेन एंड लॉस था, राइट। एंड सेवेंथ कॉलम में मैंने मेंशन किया कि मार्केट की कंडीशन क्या थी, राइट। सो मूवमेंट डायरेक्शन का क्या था कि -5 to 5% हिसाब से मैंने इसमें फ्लैट एंड डाउन एंड अप, ये 3 कंडीशन इसमें मैंने मेंशन की है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जो 8th एंड 9th कॉलम में है वो है मार्केट का हाई एंड लो, राइट। और लास्ट कॉलम जो है वो आपका की मार्केट इवेंट्स मेंशन करता है, जिसके अंदर हम एशियन क्राइसिस से बात कर रहे हैं, राइट। अब 95 से हम देखें तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मैं देखूं तो एवरी ईयर जो फर्स्ट ईयर का कॉस्ट देखूं, बहुत बार होता है लोग फर्स्ट ईयर के SIP करके डर जाते हैं। अब इसमें देखिए 95 में आपने 1,20,000 इन्वेस्ट किया था, उसकी वैल्यू स्कीम की है 1 लाख, बेंचमार्क में है 1,01,000, राइट। मार्केट 21% से डाउन था, करेक्ट। 96 में आई है, कॉस्ट है 2,40,000, वैल्यू है 1,75,000, बेंचमार्क की वैल्यू है 2,02,000, मार्केट 1% से डाउन था, फ्लैट था मार्केट, राइट। 97 में अगर हम आए तो कॉस्ट हो गई मेरी 3,60,000 और वैल्यू है मेरी 3,42,000 और बेंचमार्क वैल्यू है 3,47,000, मार्केट उस समय भी अप था। अब आप बोल रहे होंगे यार मार्केट अप था, मार्केट फ्लैट था, तो भी फंड जो है मेरी कॉस्ट को बीट नहीं कर पा रहा है, वैल्यू डाउन है। यस, क्योंकि वहां पे पोर्टफोलियो है, राइट, वहां पे 50 to 60 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। अब यही पोर्टफोलियो कैसे बीट करता है अगले साल आप वो देखिए। थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है, हम लोग फोर्थ ईयर की बात करते हैं। फोर्थ ईयर 1998 में 4,80,000 मेरी कॉस्ट है और वैल्यू हो गई 6,90,000 और मार्केट डाउन था, उसके बावजूद मेरा फंड वैल्यू अप है। और मार्केट की जो बेंचमार्क है, जो मेरे फंड की बेंचमार्क है निफ्टी 500, वो डाउन है, वो 4,80,000 की कॉस्ट 4,40,000 है। सो दिस इज द रियल पिक्चर वेयर आई मीन टू से कि 3 इयर्स का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है, उसके अगले 3 साल का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है, वो एक्चुअली निर्धारित करता है कि फंड में बने रहना चाहिए नहीं बने रहना चाहिए। 98 से 2000 अगर आप देखेंगे तो 2000 में मेरी जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो 7,20,000 है, जो 15 लाख के आसपास वैल्यू बना रही है, और वही बेंचमार्क सिर्फ 9 लाख की वैल्यू बना रहा है, जहां पे मार्केट भी डाउन है 21%। तो जैसे हमने देखा ना रोलिंग रिटर्न चार्ट में कि मार्केट में जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे रिस्क कम होता चला जाता है। मार्केट भले ही डाउन है लेकिन आपकी वैल्यू देखिए ऊपर है। अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो आज सबको याद होगा, राइट। रिसेशन की हम जब बात करते हैं तो हमको 2008 याद आता है, राइट। तो 2008 की हम बात करते हैं, तो 2008 के पहले वैल्यू क्या थी, 2008 में क्या वैल्यू थी, 2009 में क्या थी, ये 3 जो साल हैं इस पे हम फोकस करेंगे। मैं चाहूंगा आपका भी फोकस इस पे ही हो।
2007 बिफोर दिस कोलैप्स ऑफ लेमन ब्रदर या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बोल दीजिए, उस समय हमारी कॉस्ट थी 15,60,000, राइट। मैंने 15,60,000 SIP के थ्रू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है मेरी, जिसकी वैल्यू है 2,32,00,000, राइट। और मार्केट की बेंचमार्क की वैल्यू 1,03,00,000। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मार्केट 47% से ऊपर था और मेरी वेल्थ क्रिएशन भी अच्छी खासी हो गई, 15 लाख का 2 करोड़ हो गया, राइट, 2,32,00,000। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया 2008 में, जहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो मेरी बढ़ गई 1,20,000 से जो 16,80,000 हो गई, बट मार्केट में उस कॉस्ट की जो वैल्यू है हो गई 1,70,00,000 जो 52% से डाउन हो गई, राइट। अब यहाँ पे इन्वेस्टर गलती करते हैं यार, सोचते हैं, अब यहाँ पे मैं बहुत अपने आप को दुखी महसूस करता हूँ कि 2007 में यार 2,32,00,000 कमाया था, तभी निकल गया होता तो अच्छा था, एडवाइजर ने मुझे गाइड नहीं किया, एडवाइजर ने मुझे तभी बोला होता, अब बताओ मेरा 52% का लॉस कौन देगा, एडवाइजर देगा। ये सारी चीजें बहुत हमारे दिमाग में घूमती रहती है और हम अपने आप को पैनिक मोड में डालते हैं और किसी को नहीं डालते हैं, खुद को अपने आप को, क्योंकि हमारा पैसा है, पैसा एज ए इन्वेस्टर वो हमारा है, तो हमको अपने पैसे को सही जगह और सही समय तक लगाना होगा, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत बार एडवाइजर जो थे हमेशा गाइड करते हैं कि सर मार्केट जैसा भी रहे आपको स्टे इन्वेस्टेड रहना है, अपनी गोल पे आप ध्यान दीजिए। आपका जो गोल हमने डिस्कशन किया था एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस पे ध्यान दीजिए। हमारा गोल था 15 साल की इन्वेस्टमेंट का, हमारा गोल नहीं था कि 2007 में 2008 में क्राइसिस आएगा तो हम डिसाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट में निकलना है कि बढ़ना है। ये बहुत बार गलतियां लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट में। अब इसका जो गलती का खामियाजा है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने SIP बंद करके पैसा रिडीम कर लिया होता, बोला चलो जाने दो यार 16 लाख में 1 करोड़ तो मिल रहा है, तो उसका नुकसान मैं बताता हूँ। 2009 देखिएगा, तो आप 2009 में अगर आपने 1,20,000 की और कॉस्ट डाली होती ना, आपकी वैल्यू होती है 2,44,00,000 जो प्रीवियस 2 ईयर से काफी ज्यादा है, इवन 2,32,00,000 से भी ज्यादा है, राइट। इस समय मार्केट 81% था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, ये जो 2,44,00,000 के बाद की जर्नी है ना, वो कभी उससे कम नहीं हुई, राइट। मतलब मार्केट में जैसे 15 इयर्स का पीरियड आपने कंप्लीट कर लिया के बाद आपका सिर्फ वेल्थ क्रिएशन जर्नी ही शुरू हो गया है। चाहे मार्केट में कुछ भी आ गया हो, GST आ गया हो, डिमोनेटाइजेशन आ गया हो, ट्रेड वॉर हो गया, NDA ने गवर्नमेंट बनाया, कि कोविड आई, कुछ हुआ, सब कुछ अगर सब बीतने के बाद, या रशिया यूक्रेन वॉर की भी बात कर लें, या अभी इस समय जो करंट क्राइसिस हुआ US यूरोप में जो बैंकिंग क्राइसिस हुआ, उसके बावजूद आज जो वेल्थ क्रिएशन है 2023 की जर्नी अगर मैं बताऊं आपको, टिल द डेट आपने 34 लाख पिछले मंथ के अनुसार, अभी तो इसमें 33,90,000 है, अगर मैं अप्रैल की भी जोड़ दूं तो 34 लाख का, या अगर मैं इसी की बात करूं, मैं आपको बाद में बताता हूँ, 33,90,000 की जो कॉस्ट है उसकी वैल्यू है 12,27,00,000। यू बिलीव इट? नहीं। क्यों? क्योंकि हम वेल्थ क्रिएशन के लिए जो समय देना होता है वो नहीं दे पाते हैं। वो हम 3 साल 5 साल, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं 3 साल 5 साल, बहुत बार जब मैं किसी भी व्यक्ति से इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, सर क्या इन्वेस्टमेंट है, 5 साल तक के लिए देख रहा हूँ, नहीं 5 साल में सर कुछ नहीं मिलने वाला है। 5 साल में आपका ये वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। आप शुरू में देख लीजिए ना, शुरू के 95 से 99 देख लीजिए आप, 6 लाख का 17 लाख ही मिला है, वो करोड़ में नहीं आया। वेल्थ क्रिएशन आपका समय लेता है, जो लंबे समय में ही होगा। और पैसा हम जो कमाते हैं ना, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बनाते हैं। आप चाहे प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, चाहे गोल्ड खरीद लीजिए, चाहे अपने घर में कैश रखते हैं या इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं, वी आर डूइंग फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। सो द क्लियर कट मैसेज इज दैट इफ वी वांट टू क्रिएट अ वेल्थ फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, वी हैव टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड प्रिफर दिस काइंड ऑफ फंड्स, जो मुझे एक अच्छा खासा कॉर्पस बना के देंगे। और अगर मैं मार्केट के इंडेक्स की बात करूं, बहुत बार लोग पैसिव वर्सेस इसकी बात करते हैं, 20% का फंड का रिटर्न है और वही बेंचमार्क का रिटर्न 14% है। 6% का अल्फा, मतलब डिफरेंस बिटवीन बेंचमार्क रिटर्न और फंड रिटर्न 6% का है। 6% का अल्फा फंड ने जनरेट किया है, डिफरेंशियल रिटर्न। ये बहुत बड़ी बात होती है। 28 ईयर्स में 6% का अल्फा क्रिएट करना, इट्स बिगेस्ट टास्क फॉर फंड मैनेजर। और होता क्या है कि शुरुआत के जो 3 साल होते हैं ना, उस समय लोग फंड मैनेजर को बहुत बातें बोलते हैं, अरे यार इतना पैसा मेरा लगा रहा है, काम नहीं कर रहा है ठीक से। ये सारी तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं एडवाइजर्स को भी, हमें भी। बट मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप हमेशा बस एक ही ध्यान रखिए, वो फंड मैनेजर प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, वो जो पोर्टफोलियो लिया है वो आपके हिसाब से नहीं लिया है। म्यूचुअल फंड का एक ही ड्रॉबैक है दोस्तों,
कि वो कस्टमाइज पोर्टफोलियो आपकी तरह जो आप चाहेंगे, जिस कंपनी में जाएंगे उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो फंड मैनेजर अपने रिसर्च और अपने एनालिसिस के हिसाब से, जो उसके एनालिस्ट बोलते हैं उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को बनाता है, और वो आपको कभी बताएगा नहीं कि वो पोर्टफोलियो कितने साल के लिए बनाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सब अलाउ नहीं है। जब हमारी प्रेजेंटेशन होती है हम किसी स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर सकते, हम सेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं बट स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सेबी की तरफ से रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी, उसके अंदर प्राइवेसी है, ट्रांसपेरेंसी है। तो आपका मैचिंग रिटर्न ये 20% का बनाना बहुत डिफिकल्ट है किसी और के लिए, राइट? तो ये वेल्थ क्रिएशन जर्नी है बेसिकली हमारे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की। और मैं अगर बात करूं कुछ और मैं आपके साथ अगर ऐड करना चाहूँ मैं, तो एक और चीज हम बात करना चाहेंगे जो मैं नॉर्मली करता हूँ। अभी हम इसमें बात करें तो दोस्तों, ये जो चार्ट मैंने बनाया, ये चार्ट मैं हमेशा अपने हर प्रेजेंटेशन में हर सबको दिखाता हूँ, चाहे वो एडवाइजर हो चाहे इन्वेस्टर। हमें जो इन्वेस्टमेंट है किस नजरिए से देखना है उसको समझना पड़ेगा। पहली चीज देखिए, आप जो फर्स्ट चार्ट देख रहे होंगे उसमें काफी विचलन है, काफी जिगजैग स्नैक की तरह एक पोजीशन बनाई गई है, राइट? तो वो इन्वेस्टमेंट डेज में है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की जो पैटर्न है ना, ये ट्रेडर देखता है, ये ट्रेडर का काम है। बट एक जो इन्वेस्टर होता है ना, वो डेकेड्स देखता है। तो डेकेड्स में आप देखेंगे तो मार्केट एक डायरेक्शन में है, वो उस तरह नहीं जिस तरह आपसे दिन में है, राइट? तो आपको फोकस करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको मार्केट में किस तरह बने रहना है, किस तरह से मार्केट को देखना है, राइट? डेकेड में देखता है उसका। एक मैं बात करूं, जब मार्केट अप होता है जैसे हम बात कर रहे थे उस समय, तो वहां पे हमारा ग्रीड फैक्टर जाग जाता है, राइट? और वहां पे हम बाय करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। और जैसे मार्केट गिरता है तो हमारे वहां पे फियर शुरू हो जाती है और मार्केट में हम सेलिंग शुरू कर देते हैं। और अगर जो व्यक्ति यही चीज रिपीटेड करता रहता है तो कभी बात कर रहे थे बेसिकली यहाँ पे कि जो मार्केट का निफ्टी 50 का जो डेकेडल जो पी है वो काफी करेक्शन उसमें देखने को मिला है, जो 30 के आसपास भी थे, अभी आज 70 की पी आ गई है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन है, सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ईपीएस ग्रोथ, राइट? तो जो डिनोमिनेटर ग्रोथ है काफी अच्छा रहा है। अगर सितंबर 21 में देखे, जो 12 मंथ्स का जो ट्रेलिंग ईपीएस था वो 570 था, जो अब 830 हो चुका है, जिसके अंदर 46% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सिर्फ पी को नहीं देखना होता, हमें ये भी देखना होता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट के अंदर अभी कितना अपॉर्चुनिटी बाकी है। तो मार्केट के अंदर अगर अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो इंडिया की जो स्टोरी है आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम की मल्टी डेकेडल स्टोरी है। और हम लोग जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे शुरू है, वो काफी जबरदस्त जर्नी है, उसमें हमें पार्टिसिपेटेड रहना चाहिए। अगर उसमें पार्टिसिपेशन चाहिए तो आपको इक्विटी प्रिफर करना पड़ेगा, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ इक्विटी में बहुत बार लोग डर जाते हैं कि 100% इक्विटी नहीं करना है, तो आप हाइब्रिड स्ट्रेटेजीज को ले सकते हैं, जिसमें आपका जो रिटर्न प्रोफाइल, तो कोई अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो वो जो लेफ्ट हैंड साइड के जो फंड्स है हाइब्रिड डेट से लेकर एसेट एलोकेशन फंड तक के, वो प्रिफर कर सकते हैं। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है जिनको ज्यादा रिटर्न चाहिए, वो राइट हैंड साइड के जो 3 फंड्स है उस पर फोकस कर सकते हैं, जो मल्टी एसेट से लेके बैलेंस एडवांटेज के। तो ये आप एडवाइजर के साथ जब बैठते हैं तो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और यहाँ पे हमने हमारे जो हाइब्रिड ऑफरिंग्स है उसकी क्या रिटर्न है, कब से इंसेप्शन था, ये सारी चीजें मेंशन की है। और ये लेटेस्ट रिटर्न है, एज ऑन 31 मार्च का ही रिटर्न है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 ईयर्स के रिटर्न की हम बात करें तो बैलेंस एडवांटेज 14% का रिटर्न दिया है, हाइब्रिड इक्विटी ने भी 14 का दिया है, 10%, तो 920। मतलब आप अगर इसको कंपेयर करें किसी एफडी से ना, तो इट्स मच बेटर देन एफडी, राइट? तो हाइब्रिड डेट फंड मतलब जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड ऑफरिंग है मेरी, उसने भी 920 का रिटर्न दिया है। बहुत बार लोग नई फंड बेचते हैं, इस फंड को नहीं यार कम रिटर्न देगा, लेकिन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए फंड काफी सुटेबल है। और एज ए इन्वेस्टर आप अगर अपने रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं जब अपने एडवाइजर के साथ, अब इस फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? और ये हमने कंपेयर किया है, हमारी परफॉर्मेंस बहुत होता है कि एचडीएफसी क्यों,
राइट, ये एक सवाल आता है दिमाग में। बैलेंस एडवांटेज को देखिए, 28% का रिटर्न दिया लास्ट 3 ईयर्स में, और इसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड हाउस के फंड्स है उनका एवरेज 13% का है, मतलब मेरा जो रिटर्न है वो मोर देन 14% हो गया, राइट। मल्टीप्लायर इफेक्ट है। हाइब्रिड इक्विटी में भी आप वही देख सकते हैं, 3% का मैंने अल्फा जनरेट किया है, और मल्टी एसेट में भी अल्फा जनरेट थोड़ा नहीं हो पाया क्योंकि हमारा कुछ अदर कैटेगरी के जो फंड्स है उन्होंने सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट डाला है, सिल्वर काफी थोड़ा अच्छा ग्रो किया है, इस कारण से हमारा थोड़ा सा रिटर्न डाउन है, राइट। अराउंड 2% से रिटर्न कम है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज से। और इक्विटी सेविंग की भी बात करें तो वहां पे भी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एचडीएफसी के जो फंड्स है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सुपर्ब है, राइट। अगर हम बात करें, यहाँ पे हम इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये मेरे फंड की परफॉर्मेंस है, कैटेगरी एवरेज के रिटर्न है। तो हमारे जो फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसका एक ही रीजन लॉन्ग टर्म स्टोरी पे बिलीव करते हैं और हमने वेल्थ क्रिएट। चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड 10,000 की एसआईपी अगर आपने की थी, आज उसकी वैल्यू 1,89 लाख है, राइट। बैलेंस एडवांटेज में अगर आपने 1 लाख रुपया डाला था सिंस इंसेप्शन, आज उसकी वैल्यू 1,20 लाख है। टैक्स सेवर में अगर आपने 1 लाख रुपया डाला था उसकी वैल्यू 2 करोड़ है। टॉप 100 में जो आपने पैसा डाला था उसकी वैल्यू 10,000 की एसआईपी का 5 करोड़ है। तो ये वेल्थ क्रिएशन जर्नी है एचडीएफसी की। और एचडीएफसी के बाद ऐसे 4 से 5 फंड है जो ये प्रूव कर सकते हैं कि हमने डिफरेंट मार्केट्स इन है। फ्लेक्सी कैप का आपने देखा ही, 10,000 की एसआईपी का वैल्यू 12 करोड़ है। ये जो फंड है अपने आप में प्रूव करते हैं कि वी आर द वेल्थ क्रिएटर ऑफ एवरी इंडियन, राइट, विच इज आवर मिशन एज ए फंड हाउस। हमारा मिशन है कि हमको हर एक भारतीय का वेल्थ क्रिएटर बनना है, उनके लिए एक अच्छी पूंजी जमा करके उनके नेक्स्ट जनरेशन को देनी है, राइट। तो ये चार्ट हमने देख ही लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना, हम सेंसेक्स के पीछे भागते हैं। सेंसेक्स सन 2008 में, 8 जनवरी 2008 में अगर मैं इसकी बात करूं, काफी पीक पे था उस समय के हिसाब से 20,800। उस समय लोग कहते थे यार बहुत पीक, क्योंकि उन्होंने 3,000 4,000 का सेंसेक्स देखा था, उनके लिए 20,000 बहुत पीक था। आज हम 62,000 के लेवल पे हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत पीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। नथिंग इज डिसाइडेड बाय एनीवन कि विच इज पीक एंड विच इज लो। it will going to be decided by market, right? So आज भी हम 62 के लेवल पे बैठे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि अगले 2030 तक हम 1 लाख पे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल जा पाएंगे। 12% का आप रिटर्न ऐड कर दीजिए 60,000 पे, आप ऑटोमेटिकली 1,08,000 के प्राइस पे बैठते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि मार्केट के लेवल्स को देखने से अच्छा है कि फंड में स्टे इन्वेस्टेड है ना, और उसमें इन्वेस्टेड आपको रेगुलरली करना है, इन्वेस्टमेंट आपकी रेगुलर कंटिन्यू करना। अब क्यों करना, जो आप ये देख सकते हैं इस चार्ट से। टॉप 100 फंड जो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, उस समय एनएवी थी 172, आज एनएवी है 766। एनएवी ग्रोथ जो है वो 344% है। मार्केट का ग्रोथ क्या है 192। फ्लेक्सी कैप फंड 414 का ग्रोथ है एनएवी में। कैपिटल बिल्डर फंड में 315। बैलेंस एडवांटेज जो हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है उसमें 309% का ग्रोथ है एनएवी में। टैक्स सेवर फंड जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए इस फंड को ऐड करिए, पीपीएफ की जगह इस ऑप्शन में आइए। काफी अच्छी जर्नी है इस फंड की, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। 807% का ग्रोथ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ मार्केट के लेवल्स पे मत देखिए, अपने फंड पे कन्विक्शन रखिए। एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड की ये हमने कंपैरिजन रखी है पीपीएफ के साथ, जहां पे मैं हर साल अगर 1 लाख रुपए टैक्स सेवर में डालता हूं तो पीपीएफ में मेरा वो 92 लैक्स होता है, राइट। पीपीएफ की वैल्यू होती है 92 लैक्स, राइट, सॉरी 99 लैक्स। और मेरे एचडीएफसी टैक्स सेवर की वैल्यू होती है 9,27 lakhs एज ऑन March 23। दिस इज नॉट ओल्ड डेटा, दिस इज अपडेटेड डेटा फ्रॉम 96 to 23। सन 96 से लेके मार्च 2023 का ये अपडेटेड डेटा है। अगर मैंने हर साल 1 लाख रुपए डाले थे, राइट, 96 से लेके अभी तक टैक्स सेवर में, तो मेरी वैल्यू है 9,27 lakhs। अगर वही पैसा मैंने सेम इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में किया था तो उसकी वैल्यू है 99 lakhs। इवन 1 करोड़ भी मेरा वैल्यूएशन नहीं टच किया है। सो इसलिए मैं कहता हूं कि वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर आप समय दे रहे हैं तो आप इस तरह के क्लासिकल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हमारी जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको लगता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है, वहां इन्वेस्ट बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप जब समय देते हैं तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड की बात करें, चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड जो आप अपने बच्चे की चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज के लिए ऐड कर सकते हैं इस फंड को। इस फंड की भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है।
लास्ट 3 इयर्स में 25-11% की परफॉर्मेंस दिया है। रिटायरमेंट सेविंग फंड में भी ये फंड आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये फंड के अंदर आपको सेक्शन 80C का भी बेनिफिट मिलता है, बट लॉक इन 5 साल का है। तो और जैसे ELSS में तो हमको मिलता है ये म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन इस फंड के अंदर आपको हाइब्रिड इक्विटी और हाइब्रिड डेट में भी टैक्स सेविंग ऑप्शन मिल जाता है। तो कोई इन्वेस्टर बहुत कंजर्वेटिव है, मान लीजिए भी आपकी एज अगर 50-55 है, आप पूरा 100% इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं चाहते हैं, तो आप इस फंड में भी इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C का बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो ये ओवरऑल जो हमने बात की जो अपने म्यूचुअल फंड की, इसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो वेल्थ क्रिएशन के लिए करिए। और हमारा टॉपिक भी यही था कि वेल्थ क्रिएशन थ्रू म्यूचुअल फंड, राइट। सो आई वुड लाइक टू स्टॉप माई सेल्फ हियर एंड वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू ऑल अगर आपके कोई क्वेश्चंस है। सो दर्पण जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपको कोई कोई क्वेश्चन रहेगा तो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ सर, आई हैव सम क्वेश्चन, कैन आई आस्क? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यू यस सर, यू कैन आस्क। Yes sir, please ask. Yes sir, you're audible sir. हाँ सर, एक्चुअली ये मुझे Yes sir, you सुनना can. है सर, ये लार्ज You're कैप है audible sir. सर, ये लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है? आप जो फंड्स बता रहे हो ये क्या है? लार्ज है, स्मॉल है, मिड है? कौन सा सर? अच्छा, ये आपने जो चार्ट बता रहे हो उसमें ये ऑब्वियसली उसमें मिड कैप रहते हैं, स्मॉल कैप रहते हैं, लार्ज कैप रहते हैं, राइट सर? आप जो फ्लेक्सी डे फंड हमने बताया उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, जो हमने बात करेंगे तो आप देखेंगे, हाँ। मैंने चार्ट अभी आपको विजिबल किया है। तो अभी इसमें लार्ज कैप मेरा 85% है, 4% मिड कैप है एंड 5% मेरा स्मॉल कैप है। अच्छा, मतलब वही फंड का 85% अमाउंट लार्ज कैप में जाएगा, मिड कैप में 4.9 जाएगा और स्मॉल कैप में 5.3 जाएगा, राइट? यस यस सर, यस। अच्छा, मतलब जो आप लिस्ट फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी होती है ना सर, इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी कैटेगरी का ये ऑब्जेक्टिव ही होता है कि इसके अंदर फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि किस कैपिटलाइजेशन में कितना इन्वेस्ट करना है। और वही एक मल्टी कैप कैटेगरी होती है। तो मल्टी कैप आप देखेंगे थर्ड लास्ट जो ऑप्शन है, वहां पे मैं 25% अक्रॉस द कैप करता हूँ। आपको मिड कैप में भी 25 दिखेगा, स्मॉल कैप में भी 25 अबो ही दिख रहा है और लार्ज कैप में भी 25 अबो दिख रहा है। तो वहां 25% का मिनिमम वहां पे ये बोला है सेबी ने कि मिनिमम क्राइटेरिया आपको 25% रखना ही पड़ेगा हर एक कैपिटलाइजेशन में। बट फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि लार्ज कैप अच्छा करेगा तो इसने वहां पे 45% रखा है। ओके ओके, सो ये मतलब लार्ज कैप है तो उसमें मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द अमाउंट विल गो इन लार्ज, और मिड कैप है तो उसको टॉप 100 फंड हमारा लार्ज कैप है तो आप देखेंगे 89% लार्ज कैप में है। करेक्ट, और मिड कैप है तो मिनिमम 25 तो मिड कैप में रूल्स के हिसाब से रखने पड़ेंगे फंड मैनेजर। मिड कैप में होगा तो नहीं, मिड कैप होगा तो 65% मिनिमम रखने होंगे। तो आप मेरा मिड कैप फंड देखेंगे, मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, तो 69% मैंने मिड कैप में रखा है। वही स्मॉल कैप देखेंगे तो स्मॉल कैप में 80% है। तो अगर कोई मिड कैप फंड है तो उसके लिए मैंडेट है कि उसको 65% मिनिमम मिड कैप में रखना होगा। ओके, तो आपने 100 रुपीज पे तो 65 रुपीज तो मिड कैप में चलेगा, राइट सर? जी जी जी। तो मतलब उसका मतलब इक्विटी ज्यादा जनरेट नहीं रहेगा? नहीं सर, ऐसा हम बोल नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट के अंदर अब ऐसे कभी कोई सिनेरियोज आता है कि मिड कैप फंड काफी अच्छा परफॉर्म करे। जैसे ये FYTD रिटर्न देखे तो मिड कैप इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है कंपेयर टू लार्ज एंड स्मॉल से अच्छी है। हाँ, क्योंकि सब मैं देखता हूँ सर्च में तो मिड कैप का एनालिसिस बहुत अच्छा दिख रहा है। मतलब उन्होंने लास्ट 4 और 5 इयर्स में अच्छा परफॉर्म किया है मिड कैप में। सर बिल्कुल, लेकिन मैं यही कहता हूँ हर एक इन्वेस्टर से कि आप सिर्फ मिड कैप फंड मत करिए, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए। आप मिड कैप अपने फंड में ऐड करिए, मैं मना नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ एक इन्वेस्टर से कि बेसिक जो इन्वेस्टमेंट का फंड क्राइटेरिया होना चाहिए ना, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, ये 3 प्लेन वैनिला फंड है, ये तो होने ही चाहिए पोर्टफोलियो में। करेक्ट करेक्ट सर। सर ये आप ये जो मैं एक फंड देख रहा हूँ जो है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। करेक्ट तो करेक्ट। उसके अंदर 55% ऑफ उसमें अमाउंट है लार्ज कैप में, 35% है मिड कैप में और 7% है। तो वैसा देखा जाए तो अगर मैं कंजर्वेटिव अप्रोच रखता हूँ तो ये फंड अच्छा खासा बन जाएगा, राइट? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये जो फंड है इसके अंदर
सेबी का क्राइटेरिया है कि लार्ज कैप में मिनिमम 35 रखना है, मिड कैप में मिनिमम 35 रखना है। रेस्ट ऑफ 30% जो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को वो 4 डिसाइड कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे 35 दोनों जगह मैंने रखा है मिनिमम। राइट राइट सर। अगर आपको मिड कैप में लार्ज कैप के साथ पार्टिसिपेट करना है तो ये फंड भी अच्छा फंड है सर। और जो फर्स्ट फंड आपने बताया है वो बंदा वो है तो जिसका एज कम है और वो उसको बिलीव करता है कि इक्विटी में, राइट? हाँ, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है और उसको हमको कॉन्फिडेंस देना है, मतलब ज्यादा रिस्क नहीं देना है, तो उसको आप टॉप 100 फ्लेक्सी कैप ये सारे फंड दे सकते हैं। पहला कैप उसका जिसका एज कम है उसके लिए पहला वाला फंड अच्छा है, लेकिन जो समझो अराउंड 45 एज में है उनके लिए भी सर अच्छा है, क्योंकि देखिए फ्लेक्सी कैप जो फंड है ना, फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि क्योंकि वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए नाम ही उसका फ्लेक्सी रखा है। कल को उसको फंड मैनेजर को लगेगा कि अपॉर्चुनिटी मिड कैप में ज्यादा है तो हो सकता है 4% से उसको बढ़ा दे। अच्छा, मतलब ऐसा चेंजेस भी कर सकते हैं क्या जब? यस, यहाँ कोई मैंडेट नहीं है कि मिनिमम लार्ज कैप में इतना रखना है। अच्छा, मतलब अगर हमको चाहिए 10 साल के बाद 5 साल के बाद हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, तो लास्ट का अमाउंट कल के मिड कैप में रखते हैं, ऐसा होता है? राइट। अच्छा सर, दूसरी बात है, समझो अब हम जो मैं प्लान समझो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 20 ईयर्स 30 ईयर्स, और बीच में ही देखो ये लाइफ बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। अगर बीच में अगर उसको विड्रॉल करना है तो ये विड्रॉल का कुछ चार्जेस रहते हैं, उसके ऊपर क्या परसेंटेज विड्रॉल रहता है, ऐसा कुछ रहता है ना उसका भी नाम? हाँ, जो कुछ फंड होते हैं हमारे यहाँ पे उसमें एग्जिट लोड होते हैं, जैसे ये सारे जितने फंड इसमें है इसमें सब में 1% का एग्जिट लोड है अप टू 1 ईयर, राइट। और कुछ फंड होते हैं जिसमें लॉक इन होता है, जैसे हमने चिल्ड्रंस की फंड देखा, रिटायरमेंट सेविंग देखा, वहाँ 5 ईयर्स का लॉक इन है। तो अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका तो 1 साल का लॉक इन खत्म हो गया, बट लेकिन आप जब SIP करते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हर एक SIP पे नई यूनिट्स मिल रही है। हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो अपने इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट डेट से देखते हैं, वैसे नहीं देखना है हमको। ये देखना है कि जो भी यूनिट्स है उसकी कंप्लीशन 1 ईयर होनी चाहिए या 5 ईयर्स होनी चाहिए, डिपेंडिंग उसका एग्जिट लोड फ्री और लॉक इन फ्री वहां से डिसाइड होता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 20 साल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 10 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट लमसम में था या SIP में था, तो SIP में भी क्या होगा कि पिछले 9 साल की इन्वेस्टमेंट तो फ्री हो गई, राइट, उस पर कोई आपको लोड नहीं लगेगा। लेकिन पिछले 1 साल की इन्वेस्टमेंट पे 1% का लोड लगेगा। लास्ट जो 10th ईयर की इन्वेस्टमेंट आई होगी SIP के थ्रू, उस पर 1% का लगेगा। लेकिन प्रीवियस 9 ईयर्स की जो इंस्टॉलमेंट्स आई है उस पर कुछ नहीं लगेगा। तो बहुत बार इन्वेस्टर कंफ्यूज होते हैं कि यार मेरा तो SIP 3 साल का था तो मेरा तो 3 साल हो गया। नहीं, आपकी 3 साल की SIP थी, लेकिन हर इंस्टॉलमेंट पे नई यूनिट्स आई है ना, नए मार्केट रेट पे, तो वो यूनिट का कंप्लीशन होना चाहिए 1 ईयर। पैसा निकाल सकते हैं पूरा, बट आपको 1% एग्जिट लोड लग सकता है उस समय, सिर्फ वो बैलेंस यूनिट्स पे जिसका 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन शॉर्ट आप बोल रहे हैं कि विड्रॉल के टाइम पे आपको अगर 5 ईयर्स का लॉक इन है तो आपको 5 ईयर्स का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। नहीं, 1 ईयर का लॉक इन है तो सर आप लॉक इन में तो ऑप्शन ही नहीं है निकलने का, एग्जिट लोड ऑप्शन में आप एग्जिट लोड देना पड़ेगा। हाँ, तो समझो अगर मैंने 10 साल कंप्लीट किया, अगर मुझे विड्रॉल करना है तो क्या उसका विड्रॉल रहेंगे चार्जेस? सर डिपेंड करता है कि आपकी यूनिट्स कितनी है और उस यूनिट का जो प्राइस का वैल्यूएशन कितना है, क्योंकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप देते हैं। मान लीजिए भी आपकी 10,000 यूनिट आपने एक्यूमुलेट की, उसमें से सिर्फ 500 यूनिट ही आपकी एग्जिट लोड सिनेरियो में है और 9,500 फ्री है। अच्छा, म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आपने 10,000 यूनिट्स रखी और आपको 5,000 यूनिट्स की जरूरत है जो एग्जिट लोड फ्री है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। लेकिन आप फुल विड्रॉल करने जाएंगे तो बैलेंस 500 जो एग्जिट लोड सिनेरियो में, उस पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड बनता है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सर। मान लीजिए 10 रुपए में आपने इन्वेस्ट किया, 1000 यूनिट्स मिली, ठीक है। आज यूनिट की प्राइस होगी 12 रुपए, तो 10,000 की वैल्यू कितनी हो गई? 12,000, हाँ बराबर। बट वो 12,000 में से आपकी जो यूनिट है वो 500 फ्री है, 500 फ्री नहीं है, ठीक है। 50% यूनिट फ्री हो गई है, 50% नहीं है। तो जो 500 यूनिट नहीं फ्री है ना, उस पे आपको 1% देना पड़ेगा। मतलब 6,000 पे 1% लगेगा, जो 600 रुपीज 60 रुपीज होता है। 600 भी नहीं, 10% 600 होगा, 60 रुपीज होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड में है। अगर आप कोई लॉक इन वाले प्रोडक्ट में नहीं डाल रहे हैं ना, जैसे इन सारे फंड्स में डाल रहे हैं जहाँ पे एग्जिट लोड है, तो अगर आपका एग्जिट लोड लगता भी तो बहुत ही मिनिमल होता है, तो वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। आप चाहे तो जो फ्री यूनिट्स है उतना ही निकाल सकते हो, वो भी ऑप्शन है आपके पास। जो नई फ्री यूनिट्स एग्जिट लोड लग रहा है, आपको नहीं लगता कि एग्जिट लोड नहीं चाहिए, तो एडवाइजर आपको उस चीज में गाइड करता है कि भाई ये आपके एग्जिट लोड फ्री यूनिट्स है। इवन आप अपने
जो भी एप्स यूज करते हैं उसमें भी ऑप्शन आता है कि एग्जिट आउट फ्री यूनिट्स कितनी है मेरी, आप चेक कर सकते हैं। और सर दूसरा क्वेश्चन है, समझ अगर मैंने कोई SIP 3 मंथ में मेरा कर नहीं पाया तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस रहते हैं? सर हम कोई चार्ज नहीं लगाते, बट बैंक जो बाउंस का चार्ज लगाती है, तो हम एज ए म्यूचुअल फंड हम कोई चार्ज नहीं लगाते हैं। बैंक लेकिन बाउंसिंग अगर वो आपका इस तरह से 6 महीने कंटिन्यू अगर रिवर्सल हुआ, बाउंस हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपकी SIP स्टॉप हो जाती है। ओके ओके, तो मतलब आप कोई चार्जेस नहीं लगाते, बैंक का बाउंसिंग चार्जेस लगता यस यस। है? ओके ओके ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है। जी सर। अभी इसमें बहुत लोग बोलते हैं, जो फ्रेंड्स है वो बोलते हैं कि आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करो, तो वो सर देखिए, हाँ अच्छा, सही है वो? डायरेक्ट प्लान में आपका क्वेश्चन है कि मतलब डायरेक्ट प्लान क्या होता है, ये आप जानना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ। देखिए बहुत सिंपल है सर, कि डायरेक्ट प्लान बेसिकली वो होता है जहाँ पर एज ए इन्वेस्टर मुझे सारा नॉलेज है कि भाई लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, मार्केट कैसे चलना है, और मुझे इतना समय है कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को रिव्यू करके अपने इन्वेस्टमेंट की डिसीजन ले सकता हूँ। तो उस केस में मैं डायरेक्ट प्लान में जा तो सकता हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो हमने देखा है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान जो आया ना इंडस्ट्री में, वो सन 2013 से है, 10 साल हुए उसको, ठीक है। ओके 2013 के पहले डायरेक्ट प्लान नहीं था इंडस्ट्री में। डायरेक्ट प्लान लाने का एक ही रीजन था, क्योंकि जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती थी, जो इंस्टीट्यूशनल प्लान था उसको लाने का था। हमको रिटेल में डायरेक्ट प्लान को पेनिट्रेट करने का बहुत बड़ा ऐसा बेनिफिट नहीं मिला है। इसका रीजन क्या हुआ है कि जो डायरेक्ट में इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके पास कोई एडवाइजर तो होते नहीं, तो वो क्या करते हैं, जो ऑनलाइन में जो फंड्स दिख रहे हैं, करेक्ट। कंट्रोल पे चले गए या फिर जो भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वैल्यू रिसर्च में, वो फंड जो दिख रहा है वही फंड बाय करते हैं। बट Yes. ऐसा हुआ कि जो फंड पिछले 1 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट आज वो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहे, तो आप लेन चेंजिंग करते हैं, एक फंड से निकल के दूसरे फंड में जाते हैं। डायरेक्ट के इन्वेस्टर्स का ये ट्रेंड देखा गया है कि वो एक फंड में फिक्स नहीं रहते, मतलब अपनी जो पेशेंस है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो एक एडवाइजर उनको हेल्प करता है। और एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आज मुझे बुखार है, तो मैं चाहूँ, अगर मुझे पता है कि पैरासीटामोल और एक ये एंटीबायोटिक में खा लूँ, जाके मैं सीधे मेडिकल से ले सकता हूँ मैं दवाई। राइट। एक डॉक्टर पे वो जाके मेडिकल से दवा ले सकता है, क्योंकि उसको पता है कि क्या उसको कॉम्बिनेशन लेना है। लेकिन क्या आप उस तरह से कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है या वो मेडिकल वाला है, उसको पता है कि भाई क्या दवा उसको खानी है, लेकिन हम और आप नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें और आपको एक फाइनेंशियल डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, और वो फाइनेंशियल डॉक्टर ही हमें गाइड कर पाता है कि हमारे रिस्क के हिसाब से, हमारे पीरियड के हिसाब से कौन सा फंड सुटेबल है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, लोगों ने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन स्मॉल कैप फंड होता क्या है, उसके रिस्क क्या है, उसको समझा ही नहीं लोगों ने। सही लोग सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट प्लान अच्छा है या बुरा है, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है और आपको अगर एडवाइजर की जरूरत नहीं है, तो उसमें डायरेक्ट में एक फर्क बस इतना होता है ना, जो इंटरमीडिएट एक्सपेंस होता है वो डायरेक्ट में नहीं लगता। मतलब आज जो इंटरमीडिएट की जो एक्सपेंस विदाउट इंटरमीडिएट आप करते हैं ना, चाहे कोई भी इंटरमीडिएट हो, चाहे एडवाइजर हो, बैंक हो, या कोई भी इंटरमीडिएट हो, उसके अलावा जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डायरेक्ट प्लान में होता है। ओके ओके। उसमें एक्सपेंस बचा लेते हैं। बहुत सारा पैसा अपना जाता है, वैसा ही कंपाउंडिंग में ऐसा बोलते हैं। नहीं सर, अगर आपको आप मेरी फैक्ट शीट अगर देखेंगे ना, तो उसमें आप रिटर्न में कंपैरिजन देख सकते हैं। ऐसा डायरेक्ट प्लान और इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखता है। और सबसे बड़ा फर्क कब दिखता है सर, वो जब आप 10 साल 15 साल में देखेंगे तो फर्क आता है। और डायरेक्ट में वो इन्वेस्टर 10 साल रुक ही नहीं पा रहे। आज पिछले 10 साल में मैं देखूं ना, तो एवरेज डायरेक्ट इन्वेस्टर का जो पीरियड है वो 1.5 से 2 साल ही है। तो 1.5 साल में क्या बचा लिया सर? अगर 30 पैसे का डिफरेंस है ना, तो 30 पैसा ही बचा लिया। और वो 30 पैसे से अगर एक एडवाइजर आपको सर्विस दे रहा है, अगर आज हम ऐसा अगर ये 30 पैसा 50 पैसा बचाने के पीछे जाएं, तब तो हमें बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए। हम अगर रेस्टोरेंट जाते हैं, एक रेस्टोरेंट मान लीजिए आपको ऑफर देता है कि भाई आप जाइए किचन में खुद खाना पकाइए और खा लीजिए, और एक रेस्टोरेंट बगल में जो ऑप्शन देता है कि आप टेबल पे बैठिए, मैं खाना लाऊंगा और आपको परोसूंगा, तो आप कौन से रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे सर? रेस्टोरेंट पे आपको कोई सर्विस दे रहा है, राइट? जो खुद सर्विस करनी है, सेल्फ सर्विस में कोई नहीं जाना चाहता आज के टाइम पे। तो डायरेक्ट प्लान जो है वो सेल्फ सर्विस है, और रेगुलर प्लान जो है वो सर्विस जो आपको प्रोवाइड हो रही है, उसका एक कॉस्ट होता है जो एक एडवाइजर को मिलता है, और वो बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है कंपैरिजन टू बाकी जो फाइनेंशियल एवेन्यूज है ना, जो इन्वेस्टमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके कंपैरिजन में बहुत ही मिनिमल होता है। ओके ओके। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और सर मेरा एक सवाल है कि मेरा अभी जो SIP चल रहा है 50,000 का SIP चल रहा है। ओके।
तो मेरा घर वाला बोल रहा है कि अभी जो पैसा बचता है ना उसी की तरफ प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन मेरा दिल ये कर रहा है कि 1 लाख का SIP करो। तो क्या सही रहेगा, प्रॉपर्टी लेकर सही रहेगा, SIP 1 लाख करेगा सही रहेगा? सर आपका खुद का मकान है, आप रह रहे हैं खुद के मकान में, तो हाँ, मेरा खुद का मकान है। तो फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है सर। अगर आप उसको कंपैरिजन कर लीजिए, आप क्या करिए कि जो फ्लेक्सी कैप का जो हमारा रिटर्न है, या फिर जो मैंने आपको टैक्स सेवर का दिखाया कि 1 लाख रुपया 2 करोड़ हो गया, राइट, हाँ, तो वो जो रिटर्न है ना, आप उनको दिखा दीजिए एक बार कि भाई ये 1 लाख का जब 2 करोड़ हो सकता है, तो प्रॉपर्टी में अगर मैंने 1 लाख का प्रॉपर्टी लेता है जो कितने की है, 10 लाख की है कि 20 लाख की है कि 40 लाख की है? ओके। आपने कोई 1 लाख की जमीन ली होगी तो आज वो जमीन कितने की बिकेगी? बहुत ज्यादा 40 लाख की, बहुत ही प्राइम अगर स्टेशन के पास की जमीन होगी तो ओके। जमीन 4 करोड़ की नहीं बिक रही होगी सर। ओके। और एक मेरा डाउट है क्या कि मेरा 50,000 का SIP है ना, अगर मेरे को 1 लाख करने का तो कौन सा डेट रखेगा सही रहेगा? 5 तारीख, 10 तारीख, 15, ऐसा कुछ इसमें कुछ फर्क पड़ता है? सर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक एनालिसिस भी काफी अच्छी रही है कि बहुत बार हम सोचते हैं कि इस डेट में हमारे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में ये चीजें फर्क नहीं करती। हाँ, शॉर्ट टर्म में 1 साल 2 साल 3 साल में बहुत फर्क करती है, बट 10 साल 15 साल के हिसाब से आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो इसका मतलब मेरा अगर 6 फंड में SIP चल रहा है तो हर एक 5, 10, 15, 20, 25 करेगा तो सही रहेगा ना, या कोई एक ही डेट सिलेक्ट करेगा सही रहेगा? नहीं, कर सकते हैं, आपको एक डेट भी दे सकते हैं या मल्टीपल डेट भी आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं, या हमारे पास डेली SIP का भी ऑप्शन आता है, अगर आप हर दिन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मार्केट में वो भी कर सकते हैं। ओके। तो डेली का तो इतना ही नहीं होगा, मैं सोच रहा था कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा डेट वीकली SIP कर लीजिए सर, वीकली SIP भी आती है, वीकली SIP कर लीजिए, हर वीक पार्टिसिपेट करिए। नहीं, मेरा क्वेश्चन था, मेरा 6 अलग अलग फंड में अगर इन्वेस्टमेंट है ना, तो एक फंड के लिए 5 तारीख, 10 तारीख ऐसा रखे सही रहेगा, सबके लिए वीकली करे सही रहेगा? कर सकते हैं सर। देखिए कैसा है ना कि डेट से और इन सब चीजों से ना बहुत फर्क नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में जो मार्केट का जो डायरेक्शन, ऐसे भी हमको पता है कि इसमें वोलेटाइल मार्केट है, तो इस केस में मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि आज मुझे डेली SIP ज्यादा बेनिफिट करेगा कंपेयर टू मंथली से। बट जब मार्केट राइजिंग सिनेरियो में होता है या एक फॉलिंग सिनेरियो में होता है तो वहां पे चीजें मैटर ज्यादा नहीं करती। ओके। तो लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करने का तो डेट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सही है ना? यस यस, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर 2 क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जॉब करते हैं, तो जॉब करने में हमको टैक्स सेविंग भी करना है, राइट? करेक्ट। तो उसमें टैक्स सेविंग के भी कुछ प्लान्स रहते हैं। और सर दूसरा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग अगर मेरा एज है समझो 35-40 के इन बिटवीन है, तो मैं समझो अभी और अगर समझो मुझे डाउन द लाइन आफ्टर 50-55 ईयर्स के बाद उसको एक विड्रॉल भी चाहिए, मतलब हर महीने में वो विड्रॉल होता है ना कि रिटायरमेंट ऑफ विड्रॉवल, कि मेरे Correct. उस पे थोड़ा एक्सपेंसेस भी मेरे होने चाहिए, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए करेक्ट करेक्ट। 65 के टाइम पे। तो मैं वो विड्रॉल कैसा कर सकता हूँ, और अभी मैं जॉब करता हूँ तो उसको मैं टैक्स सेविंग कैसा कर सकता हूँ, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। सर देखिए 2 चीज है हमारे पास, जैसे मैंने बताया टैक्स सेविंग एवेन्यू में 2 ऑप्शन है, HDFC टैक्स सेवर फंड, ठीक है, जहाँ पे आप सेक्शन 80C में आपको उसका रिबेट मिलता है, और आपको जो टैक्स आता है अगर सेक्शन 80C में 1,50,000 करना है तो आप 12,500 रुपया पर मंथ, एवरी मंथ 12,500 करके कर सकते हैं, अगर आपको कोई और अदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है सेक्शन 80C में तो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता, नॉर्मली आपका इंश्योरेंस के प्लान होते हैं, टर्म प्लान अगर आपके पास है वो भी सेक्शन 80C में क्वालिफाई करता है। आपके पास अगर प्रॉपर्टी का होम लोन लिया होगा आपने तो उसका प्रिंसिपल भी क्वालिफाई करता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि बचा अमाउंट कितना है और आपको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उतने की आप मंथली SIP कर सकते हैं, राइट। सो मंथली SIP करके आप टैक्स सेवर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भी मुझे ये अगर SIP में टैक्स सेवर में कर रहा हूँ और 10 साल बाद या 15 साल बाद अगर मुझे कुछ विड्रॉल चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं SWP के, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आप सिस्टमेटिकली रिडम्पशन करते हैं। बिकॉज विड्रॉल मतलब क्या होगा कि रिडम्पशन, म्यूचुअल फंड की भाषा में उसे रिडम्पशन कहते हैं, राइट। तो सिस्टमेटिक रिडम्पशन नहीं होता एक तरह से। तो आप वहां पे जो अमाउंट आपका कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उस पे आप 6% से लेकर के 8% जो आप निर्धारित करते हैं, जिसमें आपका कैश फ्लो जस्टिफाई होता है, वो अमाउंट आप परसेंटेज डिसाइड करके ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपका जो कैश इनफ्लो आज आप दे रहे हैं उसी तरह से आप सिस्टमेटिक कैश आउटफ्लो भी ले सकते हैं। तो आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है
वो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं एज ए एडवाइजर। जब हम बैठेंगे, अपने दर्शन जी हैं यहाँ पे, तो दर्शन जी के साथ जब बैठेंगे तो आपको एक गाइडेंस इस तरह का दे सकते हैं कि भाई कितनी की SIP आज मैं करूं और कितना विड्रॉल्स मुझे मिल सकता है आफ्टर 15 ईयर्स या 20 ईयर्स। मतलब सर वो पर्टिकुलर विड्रॉवल का प्लान ही लेना पड़ेगा, इट मींस राइट? विड्रॉल प्लान इसलिए होगा ना, क्योंकि क्या होगा, देखिए आज सिंपल से अगर मैं बात करूंगा, मान लीजिए कोई फंड आपको, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको वेल्थ क्रिएशन का, अगर मान लीजिए टॉप 100 फंड ने आपको 5 करोड़ का वैल्यू बना के दे दिया, तो आप 5 करोड़ लेके कहाँ जाएंगे? आप 5 करोड़ ले जा करके बैंक में रख देंगे विड्रॉ करके। बैंक में क्या रिटर्न मिलेगा आपको आज के टाइम पे? 7-7.5%। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी फंड में रह रहा हूँ। SWP का ऑप्शन क्या होता है कि आप सिस्टमेटिक विड्रॉल उसी फंड में से कर रहे हैं, और उस फंड की जो NAV और आगे से ग्रो करेगी, उसके हिसाब से फंड की वैल्यू भी बढ़ेगी, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले 10 साल 20 साल में वो FD से अच्छा ही करेगी, राइट? तो 5 करोड़ 81 लाख मैं सीधे डाल दूं FD में, तो वहां पे मुझे लिमिटेड रिटर्न मिलेगा, वहां से भी जाके मैं मंथली ले सकता हूँ ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे जो मैं SWP करूंगा वो एक तरह से इस तरह हो गया कि भाई टंकी में पानी भरी है मैंने, मुझे 1 गिलास पानी ही पीना है, मेरी रिक्वायरमेंट 1 गिलास की है, तो मैं पूरा टंकी का पानी नहीं पी सकता, तो मुझे 1 गिलास ही लेना है। वो मैं डिसाइड करके SWP में कर सकता हूँ, जो कस्टमाइज होता है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे ले सकते हैं। हाँ सर, अभी उस टाइम पे डिस्कस किया था HDFC लार्ज एंड मिड कैप। समझो अगर वो मैं प्लान ले लेता हूँ और उसको मैं इन फ्यूचर में अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो मैं उसको विड्रॉल पे ले सकता हूँ हर महीने में? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। और उसी प्लान में मैं टैक्स सेविंग भी कर सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, क्योंकि देखिए जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो ELSS कैटेगरी का नहीं है, ठीक है? आप रिटायरमेंट सेविंग फंड जो हमारा उसमें कर सकते हैं। रिटायरमेंट सेविंग फंड हमारा जो है वो सेक्शन 80C में नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर आता है, तो इसलिए क्वालिफाई करता है। तो हमारे पास टैक्स सेविंग के लिए 2 एवेन्यू है, एक है रिटायरमेंट सेविंग फंड और दूसरा है टैक्स सेवर फंड। बाकी इनके अलावा जो सारे फंड है ना वो वेल्थ क्रिएशन के लिए है, वो टैक्स सेविंग के लिए नहीं अवेलेबल है। ओके ओके, मतलब हर एक फंड का सिग्निफिकेंस अलग है। यस यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ये नंबर आपका व्हाट्सएप पे डाल दो ना सर। हेलो यस सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी उम्र 40 साल है, और अभी जो भी आप नॉलेज बता रहे हो उतना तो हम ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन 40 साल का उम्र है और 15 साल का टाइम पीरियड है, यानी 55 तक अगर करना है, और हर महीने 10,000 कर सकते हैं, तो बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा? सर समय आपके पास बहुत अच्छा है। 15 साल का पीरियड जो होता है म्यूचुअल फंड के लिए काफी अच्छा समय है, कोई कम समय नहीं है आपके पास। और इस पीरियड में हम डाइवर्सिफिकेशन करके फंड के अंदर एक ही फंड में ना इन्वेस्ट करके, जैसे मैंने कहा था कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये 3 कॉम्बिनेशन तो होने ही चाहिए। इनके अलावा कोई एक थीमेटिक फंड, जैसे भी हमारा एक डिफेंस फंड आया है या फिर हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल, ये 2 फंड में से कोई फंड आप ऐड करके उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका वैल्यू क्रिएशन होगा। क्योंकि अभी पीरियड आपके पास 15 साल का ही है, 15 साल में आपको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, राइट? मतलब एक एवरेज रिटर्न जो आपकी जो रिटायरमेंट की जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सके। तो अगर 15 साल में मैं अगर 15,000 की SIP करता हूँ और उसमें 15% का रिटर्न लेता हूँ, तो वो मेरा 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएशन कर देता है। तो फिर 10,000 का अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 2-4 म्यूचुअल फंड में, या एक ही म्यूचुअल फंड में लेना पड़ेगा? कैसा रहेगा वो? एक ही म्यूचुअल फंड में अलग अलग फंड्स ले सकते हैं सर आप, यानी एक ही SIP में? हाँ, मतलब मान लीजिए मेरे यहाँ लार्ज एंड मिड कैप फंड है, या फिर HDFC लार्ज कैप फंड है, एक आपने वो ले लिया, एक HDFC मिड कैप फंड ले लिया, एक HDFC स्मॉल कैप ले लिया। क्योंकि देखिए इन सबके फंड मैनेजर्स अलग है। अगर आपको एक ही फंड के अंदर अलग फंड मैनेजर मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अगर एक ही फंड मैनेजर वो सेम कैटेगरी मैनेज कर रहा है, अलग अलग कैटेगरी मैनेज कर रहा है, तो फर्क समझ में आता है। ओके, यानी इस 10,000 का वो जो फंड मैनेजर है वो अलग अलग, कोई 2,000 अलग लगाएगा, कोई 2,000 अलग लगाएगा, कोई 2,000 अलग लगाएगा, ऐसा ही होगा ना? अलग, हाँ, 2,000 के 5 फंड ऐड कर लिया आपने, तो एक हो गया 2,000 का लार्ज कैप फंड, 2,000 का मिड कैप, 2,000 का स्मॉल कैप, 6,000 आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी हो गई। और 2,000 के ऐसे फंड ऐड कर दिए जहाँ पे वैल्यू क्रिएशन होगा, जो आपको मैक्सिमम रिटर्न दे सके, क्योंकि ज्यादा रिस्की होंगे। क्योंकि जैसे हमने देखा रिटर्न चार्ट में कि हाई रिस्क
हाई रिटर्न देता है, तो आपको वो 60% डालने की जरूरत नहीं है, आप 30-40% हाई रिस्क में डाल दीजिए। ओके। और दूसरा एक क्वेश्चन था सर ऐसा है कि जैसे ये तो परफेक्ट आ जाएगा क्योंकि 10,000 के हिसाब से 15 साल में 1 करोड़ आपको आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन अपने फंड को हैंडल करते हैं, तो इसमें नो डाउट है। लेकिन अभी अगर हम अगर थोड़ा कुछ जानते हैं और जैसे कि इक्विटी में डालते हैं कि 10,000 का 2,000 का कोई स्टॉक लेगा, 2,000 का अलग कोई स्टॉक लेगा, जैसे IDFC बैंक है या HDFC बैंक है या IRFC है या दूसरा भी कुछ बर्जर पेंट है। ऐसे अगर 5-6 स्टॉक हर महीने लेते हैं 10,000 से, 10,000 का SIP म्यूचुअल फंड में करे या फिर ऐसे 4-5 स्टॉक सिलेक्ट करके ले, तो बेस्ट कौन सा रहेगा? सर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट सर मैं कभी खराब नहीं बोलता, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हो गया स्टॉक मार्केट में, और म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग हो गई। तो स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट डायरेक्टली करते हैं तो आपका इंडिविजुअल रिस्क हो जाता है, पहली चीज। ओके। और जब आप म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आपका कलेक्टिव रिस्क होता है, क्योंकि एक एक फंड के अंदर लाखों इन्वेस्टर्स हैं, तो आप लाखों लोगों के साथ एक फ्लाइट में पसंद करेंगे बैठना या अकेले एक फ्लाइट में पसंद करेंगे बैठना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बैठ रहे हैं फ्लाइट में, ठीक है, तो आप जब लाखों लोगों के साथ बैठते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो स्टॉक मार्केट में 5 स्टॉक से आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, हो सकता है 5 में से 3 स्टॉक नहीं परफॉर्म किए, तो क्या करेंगे आप? राइट। और यहाँ तो मैं पोर्टफोलियो में 50 से 60 स्टॉक ले रहा हूँ, आपको उसी 10,000 में 50-60 स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन मिल रहा है। ओके। रिस्क मिटिगेशन भी हो गया और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया। ओके। राइट। सर मैं अमोल वराड़कर बोल रहा हूँ। मेरे को 1-2 क्वेश्चंस है। अच्छा। बिल्कुल सर, पूछिए। हाँ, मेरे को पूछने का मेरा एक डॉटर है, उसका एज है 10 ईयर्स और मेरे को मिनिमम 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने का है, तो कौन से म्यूचुअल फंड में करना चाहिए? और अप्रोक्स में 15 से 20,000 रुपया महीना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो कौन सा ऐसा स्टॉक है? अभी मैं सर ये बोलूंगा कि आप अगर 15 साल के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 साल अगर डॉटर की एज है, तो अभी हमारा जो चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड है जिसके अंदर आप 10,000 की SIP कर सकते हैं 8 साल के लिए, क्योंकि चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड में 18 के बाद की कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती है। बाकी कुछ फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप पूरा 15 साल का पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारा फ्लेक्सी कैप फंड है। हालांकि वहां पे भी वही ऑप्शन है, क्योंकि 18 का जैसे एज कंप्लीट होता है ना, तो आप माइनर के नाम पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, फिर वो माइनर के नाम से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। ये एक्चुअली मैंडेट है, रेगुलेशन है जो सेबी ने बनाया है। तो आपके पास अभी 8 साल है जिसमें आप माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट अपने अकाउंट से कर सकते हैं या माइनर के अकाउंट से, लेकिन जैसे माइनर मेजर होगा तो उसको पहले तो अपना माइनर टू मेजर ये जो प्रोसेस होता है, क्योंकि टैक्स स्टेटस चेंज हो जाता है वहाँ पे, अभी जो टैक्स स्टेटस होगा वो ऑन बिहाफ ऑफ माइनर रहेगा आपके लिए, राइट। और जब मेजर हो जाएगी डॉटर तो वो टैक्स स्टेटस उनका इंडिविजुअल हो जाएगा, तो इसलिए वो जो अभी SIP होगी ना वो 8 साल के लिए आप उनके नाम पे कर सकते हैं या उनके अकाउंट से भी उनके नाम पे कर सकते हैं। नहीं, बट ये चिल्ड्रन का, यानी मेरे को पूछने का, चिल्ड्रन का निकालेंगे तो उसमें कुछ टैक्स बेनिफिट होता है क्या? नहीं, उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं है सर। तो ये क्या क्लोज एंडेड रहता है क्या फंड फिर? हाँ, इसको क्लोज एंडेड इसीलिए रखा है सर क्योंकि सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है। कभी कभी क्या होता है जब मार्केट अप्स एंड डाउन होते हैं तो हम पैनिक हो जाते हैं एज ए इन्वेस्टर। अभी मैं फ्लेक्सी कैप फंड में भी माइनर के नाम पे कर सकता हूँ या टैक्स सेवर में भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जब मैं स्टेटमेंट देखता हूँ कि चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड है, मतलब मैंने अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरा इमोशंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, तो मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ, मैं उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करता। बस फर्क इतना ही है। मेरे को 2 क्वेश्चन और पूछने का, ये चिल्ड्रन जो फंड है उसका इन्वेस्टमेंट किस में होता है? मिड कैप में होता है, स्मॉल कैप में होता है, लार्ज कैप में होता है? इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कि 75% हम इक्विटी में डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इक्विटी और डेट दोनों एसेट क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि एसेट एलोकेशन जो है वो भी जरूरी है, तो यहाँ पे हम दोनों एसेट क्लास में पार्टिसिपेशन करते हैं, जहाँ पे 75% इक्विटी 25% डेट में करते हैं। और 75% में भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एलोकेशन है चिल्ड्रंस के फंड में वो लगभग 75% में भी एक मल्टी कैप फंड की तरह ही पार्टिसिपेट करता है। नहीं, बट इसमें मेरे को आपको ये पूछने का है, इसमें हाई रिटर्न्स, हाई इनकम ऐसा नहीं है क्या कुछ चिल्ड्रंस के लिए? क्योंकि डेट बोलेंगे तो फिर उसका ग्रोथ स्लो होता है ना। नहीं सर, बिल्कुल आप देखिए ना यहाँ पे 10,000 के SIP
सन 2000 से लेकर 2023 मतलब 23 इयर्स में तो उसका एनुअल कितना रिटर्न मिलता है? ये जो आपका चिल्ड्रन फंड बोल रहे हैं आप, उसका एनुअल कितना रिटर्न परसेंट आता है म्यूचुअल फंड का? भी आपका 10 साल का क्या रिपोर्ट है उसका चिल्ड्रन गिफ्ट 10 फंड साल का जो रिटर्न देखेंगे सर वो भी अच्छा ही है, उसका भी मतलब जो रिटर्न अभी आप देखेंगे अराउंड 16% के आसपास है। और आपका जो 16% पहला जो फंड अभी आपने शीट शेयर किया था 23 इयर्स का, आपका क्या कैप फंड कौन सा? HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ये वाला। उसका क्या रिटर्न है? इसका रिटर्न सर वही अराउंड आप देखेंगे तो 17 to 18%, मतलब मार्जिनल इफेक्ट है, बहुत ऐसा बहुत बड़ा फर्क नहीं है। 4% का फर्क पड़ता है ना लॉन्ग टर्म के लिए। सो Right, वो तो है। बच्चे के नाम पे नहीं और खुद करेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। हाँ वो भी कर सकते हैं कि मतलब आप खुद के नाम पे फ्लेक्सी कैप फंड कर लीजिए, या जो फंड अपना डिसाइड करना है फ्लेक्सी कैप के अलावा भी अगर और भी थोड़े फंड ऐड करने हैं वो ऐड कर लीजिए, और आप जब उसका वैल्यूएशन हो जाए तो आप बच्चे को दे दीजिए पैसा निकाल के, वैसे भी कर सकते हैं। एनी टैक्स का तो उसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। So, टैक्स 3% बेनिफिट आप तो फिर आपको दो ही ऑप्शन है, टैक्स सेवर और रिटायरमेंट सेविंग। नहीं बेटा, आप जो बोले उसमें बहुत सारा चीज आता है। आपका होम लोन आता है, ट्यूशन फी आता है, आपका PF आता है, तो फिर वो देख आप तो ऐसा ही एवापोरेट होके जाता है, तो टैक्स सेविंग करके कुछ मतलब होता ही नहीं। कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अपना जो अगर आपने होम लोन लिया है ना तो 1,50,000 में 80-90 हजार तो आपका वही हो जाता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट हो जाता है। नहीं, और ट्यूशन फी भी रहता है ना, लाख सवा लाख रुपए तो फी ट्यूशन रहता फी है। हो गया आपका, फिर आपने इंश्योरेंस लिया वो भी आ जाएगा, तो लगभग 10-15 हजार का ही लीवे आपके पास बचता है। तो टैक्स सेविंग के लिए आप लमसम टैक्स सेवर में कर दीजिए, बाकी SIP आप कर रहे हैं तो ये नॉर्मल जो वेल्थ क्रिएशन वाले फंड्स है उसमें करिए। तो वेल्थ क्रिएशन में विच 2 फंड्स आर वेरी गुड? सर एक हमारा HDFC मल्टी कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं। और वो कितना साल पुराना है आपका HDFC मल्टी कैप फंड? HDFC मल्टी कैप फंड ज्यादा पुराना नहीं है, अभी 2021 में आया था, 2021 में। बट उसका क्या लास्ट 2 इयर्स क्या रिटर्न है आपका? तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न उसका है, क्योंकि अभी 2 ईयर रिटर्न इस 23 में कंप्लीट करेगा, बट लास्ट 1 ईयर में उसने 12% का रिटर्न दिया फंड ने। अच्छा, और NAV क्या है उसका? NAV अभी उसका 12 रुपीज के आसपास है सर। और ये जो है इसमें क्या कौन से है अपना, ये टॉप 30 में क्या है क्या अपना म्यूचुअल फंड? ये मल्टी कैप कैटेगरी जो होती है ना सर बेसिकली, ये आप देखेंगे तो इसमें मैं 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% मैं रखता हूँ स्मॉल कैप, मतलब आपका तीनों कैटेगरी। बिलो 100 रुपीज स्मॉल कैप 25 नहीं, स्मॉल कैप का बेसिकली जो क्राइटेरिया है म्यूचुअल फंड में कि जो टॉप 100 कंपनीज होती है वो लार्ज कैप की होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनी वो मिड कैप है, तो उसके अलावा जो 250 जो टॉप कंपनीज है ना उसके अलावा जो भी कंपनीज है वो सारी स्मॉल कैप आ जाती है, इसमें अराउंड 1400 कंपनीज का यूनिवर्स है वो। अच्छा, बट अपने को ऐसा कुछ नहीं मिल सकता है कि जिसमें मिनिमम कंपनीज हो और उस पे ही आप स्टे लॉन्ग इन्वेस्टेड करते रहो? जैसा HDFC फोकस 30 फंड देख सकते हैं, जैसे मैंने जो स्लाइड अभी खोला आप देखेंगे यानी जो NSE में आपके 30 रहते हैं टॉप शेयर्स, उस पे ही इन्वेस्ट करते हैं ईयर एंड ईयर? HDFC फोकस 30 फंड देख सकते हैं। अच्छा, और इसका NAV क्या है सर? ये फंड इसका भी NAV जो अराउंड 128 के आसपास है। अच्छा, और इसका रिटर्न आप बोल रहे हैं फंड की परफॉर्मेंस भी जबरदस्त एनुअली? यस, लास्ट 1 ईयर में 14% का रिटर्न दिया है और लास्ट 3 इयर्स में 32% का रिटर्न। अच्छा, वो तो मार्केट के ऊपर है, ऊपर नीचे होना। करेक्ट। ठीक है, और 2 चीज पूछने का, अभी समझो मैं अभी SIP 5000 का करता हूँ और समझो मेरे को कुछ बोनस है या एडिशनल कहाँ से पैसा आया या कुछ आया, तो ऐसा लमसम पुश कर सकते हैं क्या ये SIP? बिल्कुल डाल सकते हैं सर। बट उसको कुछ लिमिट रहता है क्या? मिनिमम 500, 1000 या फिर 5000, 10,000 ऐसा कुछ लिमिट रहता है? मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा लमसम करने का है तो? लमसम में सर हमारे यहाँ मिनिमम 100 रुपीज है, तो आप ऐसा कुछ उसमें मिनिमम लिमिट 5,000 10,000 का नहीं है। और इसमें ऐसा कुछ ये रहता है क्या लिमिटेशन की महीने में 2 या 3 ही बार कर सकते, जैसा बैंक में कैसा 2 या 3 ही बार डिपॉजिट कर सकते हैं उसके बाद फिर चार्जेस लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है सर, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना आपको मिलती है म्यूचुअल फंड के अंदर। अच्छा, और एक चीज पूछने का, अभी ये इनके साथ कुछ HDFC का फंड लेता है तो इसमें एंट्री लोड एग्जिट लोड दोनों लगता है या इधर एग्जिट लोड या एंट्री लोड लगेगा? एंट्री लोड नहीं लगता सर, 2009 के पहले एंट्री लोड लगता था। 2009 के बाद से एंट्री लोड हमने हटा दिया है, मतलब रेगुलेटर ने हटा दिया, तो किसी भी फंड में मतलब HDFC के फंड को छोड़ करके भी किसी भी फंड में एंट्री लोड नहीं लगता है। एग्जिट लोड फंड टू फंड डिपेंड करता है, किसी फंड में 3 महीने का भी होता है, किसी फंड में 1 साल का होता है या 1.5 साल का होता है। नहीं, बट नॉर्मली एग्जिट लोड ये कितना रहता है? समझो आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया और 10 साल के बाद आप विड्रॉल को जाते हो तो कितना % रहता है एग्जिट लोड?
आपने का 10 लाख किया और 1 साल आपका पूरा हो गया तो 10 साल बाद आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा आपका। अच्छा 10 साल लॉन्ग टर्म में आपको एग्जिट कोड लोड नहीं लगा। यस Fixed tax लगेगा। 1 ईयर सर आपने कंप्लीट किया ना तो आपका एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अच्छा 1 ईयर के बाद SIP कंप्लीट होता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है तो एग्जिट लोड नहीं लगता है। नहीं SIP में देखिए मैंने अभी भी एक सर ने क्वेश्चन किया था, एक इन्वेस्टर हमारे थे लाइन पे जिन्होंने क्वेश्चन किया था, उसमें हमने ये बताया था कि SIP में यूनिट कंप्लीशन 1 ईयर होना चाहिए। हालांकि SIP या लमसम दोनों कर देना, उसमें यूनिट का कंप्लीशन 1 ईयर होना चाहिए। और SIP में आप फ्रेश यूनिट्स बाय कर रहे हैं हर इंस्टॉलमेंट पे, तो वो यूनिट कंप्लीशन 1 ईयर होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने 1 साल की या 3 साल की SIP की ना तो 4 साल बाद वो SIP 5th ईयर में जब आप विड्रॉ करते हैं तो आप पूरा एग्जिट लोड के हिसाब से निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछना है, आई डोंट नो वेदर इट इज एप्लीकेबल और नो। इनके सही मार्केट जैसे 2008 या अभी ये कोविड के टाइम मार्केट नीचे आता है तो ऐसे टाइम पे एक फंड से दूसरे फंड में जा सकते हैं क्या? नहीं सर, अमाउंट या ऐसा कुछ मूव कर सकते हैं क्या स्मॉल कैप में, या ऐसा कुछ रहता है क्या ऑप्शन? आप इंटर स्कीम स्विचेस अलाउड होता है सर, मैंने आपको मोड ऑफ ट्रांजैक्शन में दिखाया था। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि अभी आप बहुत ही कंजर्वेटिव फंड में थे और अभी आपको लगता है कि मार्केट डाउन है और आपको एग्रेसिव फंड में जाना है तो आप स्विचेस कर सकते हैं, अलाउड है वो। तो फंड मैनेजर करते हैं ना नॉर्मल अपना? नहीं आप भी कर सकते हैं क्या? आप भी कर सकते हैं सर। अच्छा फंड मैनेजर तो सर वो बेसिकली लार्ज कैप में कितना मिड कैप कितना वो करना है, फंड वो स्विच नहीं करता। अच्छा वो फ्लेक्सी कैप फंड अगर मैनेज कर रहा है तो फ्लेक्सी कैप फंड ही मैनेज करेगा, वो टॉप 100 को नहीं मैनेज कर सकता। आपका चॉइस एज इन्वेस्टर का, आपको फ्लेक्सी कैप से स्मॉल कैप में जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर मैं क्वेश्चन था जो आप एग्जांपल दे रहे HDFC फ्लेक्सी कैप में जो इट इज बेस्ड ऑन मोस्टली ऑन इक्विटी राइट, तो वो जो फंड मैनेजर जो बनाते हैं तो उसमें चार्ट में देख रहे थे अराउंड 85% इक्विटी में था, 7% लास्ट आई गेस मिड पे था और बचा कुचा स्मॉल कैप में रखा है। तो ये प्रोपोर्शन है वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि हम भी डिसाइड कर सकते हैं? तो मैंने आपको अगर याद होगा कि एक चीज बताई थी, म्यूचुअल फंड का एक ड्रॉबैक है कि हम कस्टमाइज नहीं कर सकते, जो भी डिसाइड म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर ही डिसाइड करेगा। अच्छा मतलब फ्लेक्सी कैप में 85% वो लास्ट कैप में लार्ज में जाएगा, मतलब इक्विटी में जाएगा और 12% मिड में जाएगा, मतलब ये फॉर्मेट फिक्स कर दिया आपने? नहीं, ये जो परसेंटेज है ना लार्ज मिड का ये चेंज होता रहता है। ये एज ऑन मार्च का है जो मैंने भी आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये अपडेटेड मार्च 23 का एक्सपोजर है पोर्टफोलियो में, कितना लार्ज कैप है कितना मिड कैप है। बट अगर ये मार्च 2020 का देखूंगा, मार्च 2021 का देखूंगा तो एवरी ईयर ये चेंज होता है मंथली बेसिस पे। अच्छा मतलब ये तो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा, हम बता के चेंजेस नहीं होएगा? करेक्ट। अभी मान लीजिए स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो 85 से हो सकता है, इसको स्मॉल कैप में 85 का जो एक्सपोजर है उसको कम करके 80 करके वो स्मॉल कैप में 10% कर दे। अच्छा मेरे कहने का मतलब सर हमारे बताने से नहीं होता है, आप फंड मैनेजर डिसाइड करेगा किसको कितना रखना है? यस यस। अच्छा सर ये जो आपने फ्लैगशिप पहला बताया फंड, तो उसमें एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 14% ही दिखा राइट सर, जबकि उसके अंदर इक्विटी का अमाउंट ज्यादा है। ये सर देखेंगे अगर आप इक्विटी का अमाउंट तो ज्यादा है, यहाँ पे आप देखेंगे 12% का रिटर्न है। अगर फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न देखेंगे यहाँ पे ये 1 ईयर का रिटर्न 12% का है। करेक्ट, हाँ करेक्ट। वही बैलेंस एडवांटेज का 14% का है जो कि हाइब्रिड प्रोडक्ट है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि आप सिर्फ 100% इक्विटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बोलेंगे कि मुझे रिटर्न वहां से ज्यादा मिलेगा। आपका एसेट एलोकेशन भी जरूरी है। वही मैं 3 साल के पीरियड में देखो तो फ्लेक्सी कैप ने 32% रिटर्न दिया है, बैफ ने 28 दिया है। वहां पे इक्विटी सबसे ज्यादा चला था क्योंकि कोविड के क्राइसिस के बाद से इक्विटी का सबसे ज्यादा रिटर्न है। अच्छा और लास्ट 1 ईयर में देखो तो मैचिंग रिटर्न ही हो गया, 1% का फर्क है सिर्फ बैलेंस एडवांटेज और फ्लेक्सी कैप में। तो ये आपका नंबर व्हाट्सएप पे डाल दो ना, तो जो दर्पण पाटिल का ग्रुप है उसमें डाल देना। ठीक है, मैं बात करेंगे सर, वो कर देंगे। लेकिन सर ये दर्पण पाटिल जी का ऑफिस है ना सर, ये पालघर में आता है। इस तरफ थाना साइड में आपका कोई एडवाइजर आप डिस्कस हो सकता है क्या? सर देखिए मेरे ख्याल से अगर आप दर्पण पाटिल जी से कहेंगे तो ऑलरेडी मीटिंग भी कर सकते हैं। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, आज के समय पे इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन हो जाता है सर, तो गाइडेंस अगर आपको मिल जाता है ऑनलाइन ही और आप फेस टू फेस भी मीटिंग करना चाहते हैं तो दर्पण जी कर सकते हैं।
क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे एडवाइजर्स जो पालघर में रहते हैं, उनके क्लाइंट फोर्ट के भी है, तो उनको मैनेजमेंट तो होता है सर, कोई इशू नहीं है। नहीं वो बराबर है, लेकिन फेस टू फेस विजिट करना है एक बार, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं कि 2 मिनट का डिस्कशन है, थोड़ा अगर डिस्कशन हो जाता तो अच्छा हो जाता था। राइट। तो दर्पण जी है लाइन पे, तो दर्पण जी आपको एक बार विजिट कर लेंगे। तो लेकिन सर मैं रहता हूँ थाना में, तो वहाँ पे पॉसिबल है कोई एडवाइजर वहाँ पे आ सकता है? यस सर, मैं मेरा सर विजिट रहता है थाना में, तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो आपको पिंग करता हूँ। करता हूँ। हाँ सर मेरा नंबर सर दर्पण जी मेरा है। नंबर नहीं नंबर रहेगा नहीं सर, रहेगा आप सर, मेरे को व्हाट्सअप कर देना। सर दर्पण जी ने जो ग्रुप बनाया ना, उसमें आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो आपसे कनेक्ट करके आपका एड्रेस लेके आपसे मिलने आ जाएंगे। हेलो यस सर। सर, कैटेगरी रिटर्न्स अप्रैल 28 का जो आपने ये जो चार्ट दिखाया है, उसमें HDFC फोकस 30 फंड और उसके नीचे लिखा है कैटेगरी एवरेज। ये कैटेगरी एवरेज यानी अदर ऑर्गेनाइजेशन का फंड का रिटर्न है क्या? हाँ राइट, उनका ऐसा ही है ना? यस। ओके। और इसमें कैटेगरी फंड है, उसमें अराउंड 18 फंड है टोटल। तो 18 फंड में HDFC का फंड का जो रिटर्न है वो 14% है, और उन सारे बाकी जो 17 फंड है उनका जो एवरेज रिटर्न 3.49 है। ओके, 3.49 है एक साल का। यस। ओके। और यहाँ पे जो HDFC स्मॉल कैप फंड लिखा है, एक साल का 14%, 2 साल का 23 और 3 साल का 43%, ये एवरेज है ना? यस, ये CAGR रिटर्न है, 1 ईयर एंड अबव जो भी है ना वो CAGR है, और 1 ईयर का जो रिटर्न है वो एनुअलाइज्ड है। ओके, थैंक यू। चंद्रेश सर, एक क्वेश्चन था क्लाइंट का। हाँ, जैसे हम इक्विटी में IPO करते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में NFO होता है। राइट। तो इन्फो में इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहता है। देखिए सर, बेसिकली क्या होता है कि जो न्यू फंड ऑफर होते हैं, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में न्यू फंड ऑफर होता है। तो न्यू फंड ऑफर जो होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं कि कौन से कैटेगरी के फंड्स आ रहे हैं और कैसे कौन सा थीम लेके आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे 19th ऑफ दिस मंथ, 19 मई से हमने एक फंड अभी लॉन्च किया है, HDFC डिफेंस फंड। ठीक है, वो HDFC डिफेंस फंड भी जो है वो NFO है, और डिफेंस फंड का जो व्यू है वो काफी अच्छा है, बिकॉज आप सबको पता है कि जो डिफेंस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं सेक्टोरियल, वो चेंजेस काफी अच्छे हैं जो कंपनीज को बेनिफिट करेंगे। तो इस तरह के अगर सेकुलर थीम वाले फंड्स आते हैं जहाँ पे यूनिक थीम है, वो फंड्स अगर आते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो एग्जिस्टिंग फंड्स है। बट इन फंड्स में आप 10% से ज्यादा लोकेशन नहीं करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 रुपए इस फंड में जरूर डालिए, क्योंकि ये आपको वैल्यू एडेड रिटर्न देंगे। अच्छा। तो NFOs नहीं करना चाहिए ये मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज NFOs एक टाइम पे जो फ्लेक्सी कैप फंड आया था, जो हमने देखा यहाँ पे भी चार्ट में, तो फ्लेक्सी कैप फंड शुरू में 3 साल में नहीं परफॉर्म किया था। 95 से 97 का रिटर्न देखेंगे तो इट वाज नॉट पॉजिटिव। तो इसलिए मैं कहूँ कि NFO अच्छे नहीं होते, NFO बिल्कुल अच्छे होते हैं। आप लंबे समय के लिए उनको ऐड करिए पोर्टफोलियो में, 2 साल 3 साल का व्यू मत रखिए, 5 ईयर से अबव का व्यू रखिए, और बिल्कुल उसमें इन्वेस्ट करिए। तो अभी हमारा जो डिफेंस फंड है, वो आप अपने फोलियो में हर एक इन्वेस्टर का एक फोलियो तो जरूर खोलिए, क्योंकि वो फंड उनको वैल्यू एडिशन देगा। आई थिंक सब क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। और कोई क्लाइंट का क्वेश्चन लगे तो पूछ सकते हो, या फिर वी एंड दिस सेशन। एनीवन? सो आई होप दर्पण जी सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, और यस सेशन में लोगों का पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा रहा। चंद्रेश सर, थैंक यू। आपका वैल्यूएबल टाइम हमें मिला, और वैल्यू एडिशन नॉलेज भी हमें मिला है। सभी इन्वेस्टर से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि
Sure, sir. Thank you so much, and thank you so much for giving me time and to participate. और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है और इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जो अवेयरनेस हमने